हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अरविंद राज पुरोहित पर। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे पूछा कि सर आप 142 स्कोर जो है वो कैसे लेके आ पाए यूपीएससी की प्रीलिम्स 2019 में, और अगर हो सके तो आप अपने टिप्स जो है या फिर अपने सोर्सेस जो है वो हमारे साथ में शेयर कीजिए कि हम लोग भी यूपीएससी 2020 या यूपीएससी की 2021 की जो भी प्रीलिम्स जब भी हो, तो आप सबको पता है कोविड 19 की वजह से अभी तक इनके डेट जो है वो डिफर किए हुए हैं और अभी तक पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किए हुए हैं। बट मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जैसा कि मैंने बताया था कि अगर यूपीएससी कभी भी आपको डेट बताएगी, डेट बताने के पहले आप लोगों को 1 महीने का तो भी टाइम जो है वो पक्का देने वाली है। सो आप लोग इसकी फिक्र मत कीजिए। एनीवेज, अभी भी हमको प्रीलिम्स 2020 के लिए बहुत सारा टाइम मिला हुआ है, तो मैं उसमें आपको टिप्स बताऊंगा कि मैंने 142 जो है वो कैसे स्कोर किया। और इसी के अलावा हम लोग जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स के अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, खास करके 5 पेपर्स जो है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और इसमें गाइज आपके 10 सेशंस होने वाले हैं, जिसमें हर एक सेशन में हम लोग 50-50 क्वेश्चंस लेंगे। स्टार्टिंग विद यूपीएससी 2019 हम लोग रिवर्स मैनर में जाएंगे। 2018 का पहले देखेंगे, फिर उसके बाद 2017, फिर 2016 एंड 2015। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट आपका 5 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप लोग अगर सॉल्व करो तो यूपीएससी में आप लोग कंफर्टेबली प्रीलिम जो है वो सॉल्व कर पाओगे। गाइज, सिंपल सी बात है, जब 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो है जब प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उस समय में यूपीएससी के पास में क्या ही ऑप्शन बच जाता है। यूपीएससी जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाली है, या फिर आप लोगों का लॉजिक जो है वो हर बार चेक करने वाली है जब उनको 10,000 लोग सिलेक्ट करने हैं तब। तो फैक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज आपके थोड़ा सा लॉजिक में इधर की उधर ट्रिकरी करने वाली है, और लोग बहुत सारे इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो गाइज, मैंने 142 स्कोर किया था, और इसके अलावा भी जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं उसमें हर बार मेरा स्कोर जो है वो काफी हाई रहा है। तो मैं आप सबके साथ में ये ट्रिक्स जो है वो शेयर करने वाला हूं, और इसी के साथ में इसी के साथ में आप लोगों के एटलीस्ट 5 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो गाइज, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात, इसमें मैं मेरे माइंड की थॉट प्रोसेस जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। उससे क्या होगा कि इवन आप लोग जो है अगर कहीं पे गलत सोच रहे थे, बिकॉज खेल आखिर में लॉजिक का है, अगर आप लोग कहीं पे अपना गलत लॉजिक लगा रहे थे तो आप लोग भी अब वो मेरे माइंड थॉट के प्रोसेस से आप लोग सीख जाओगे कि भैया ऐसे सोचना चाहिए था, ताकि आप लोग सारे के सारे आंसर्स करेक्ट कर पाओ। तो टिप्स होंगे, सोर्सेस होंगे, इसके करंट न्यूज है, किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है, कौन से लॉजिक्स पे आप लोग रिलाय कर सकते हो, कहाँ पे नहीं रिलाय कर सकते हो। तो गाइज, ये 10 के 10 सेशन आप लोग जो है जरूर अटेंड कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी पक्का बताइएगा। गाइज, एक बार वापस आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन अगर हो सके तो प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी मेरे और भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं जिसपे आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हो। ये सब एक के मैंने अलग अलग हैंडल जो आपके साथ में शेयर किए हुए हैं। गाइज, इतना सब करने के पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि मैं कौन हूं। अदरवाइज आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैंने 142 ही स्कोर किया है। तो गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एचवी देसाई में करंटली एज अ जॉइंट डायरेक्टर काम कर रहा हूं। एचवी देसाई पुणे का एक बहुत ही नामचीन और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जिसने बहुत सारे यूपीएससी एज वेल एज एमपीएससी के स्टूडेंट्स का करियर बनाया हुआ है। इसी के अलावा गाइज, मैं अभी रिसेंटली ही अन अकेडमी पे भी ज्वाइन हुआ हूँ। बाकी पुणे की और एक नामचीन इंस्टीट्यूट ज्ञान प्रबोधिनी पे भी मैं काम कर चुका हूँ। गाइज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से मैंने एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिमेंटिक में भी काम किया हुआ है। उसी के अलावा मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है, मैंने एमए इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट किया हुआ है। गाइज, मैं यूजीसी सर्टिफाइड नेट जेआरएफ भी हूँ पॉलिटिकल साइंस में, एंड करंटली अभी मेरा एमबीए का फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी जल्दी ही सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। गाइज, अगर मेरी यूपीएससी जर्नी की अगर मैं आपको बात बताऊं कि मेरे क्या क्रेडेंशियल्स है, तो मैंने अब तक 5 मेंस दिए हैं, और उसमें से 2019 की जो प्रीलिम्स थी उसमें मेरा 142 स्कोर था। अब आप लोग सोचेंगे कि मेरा 142 स्कोर कैसे है, तो गाइज ये विजन के की के हिसाब से है। ऑफिशियल स्कोर अभी तक आना बाकी है, बट अभी तक जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं उसमें हर बार मेरे अच्छे ही मार्क्स रहे हैं प्रीलिम्स में। गाइज, 2018 की जो मेंस हुई थी वो मेरी फाइनल मेंस थी सीएसई की। तो सीएसई की जो फाइनल मेंस थी उसमें मैंने 296 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 500। ओके, ये मेरे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के मार्क्स है। बाकी जीएस में भी मैंने 2016 वगैरह में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। एचवी देसाई में मैं
फिलहाल थीम वाइज करंट अफेयर्स सिखाता हूँ। उसी के अलावा पॉलिटिकल साइंस की मेरी बैचेस चलती है, GS2 सिखाता हूँ मैं वहां पे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी के भी हमारे टॉपिक जो है वो मैं ही सिखाता हूँ वहां पे। गाइज एक और बात बता दूं कि सिर्फ मैं पढ़ाई ही नहीं करता हूँ, तो मुझे ट्रैवलिंग का काफी शौक है। टीवी सीरीज वगैरह देखना और हॉर्स राइडिंग, ये मेरे कुछ शौक में से शामिल है। तो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद में मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एचवी देसाई के साथ में जुड़ना चाहते हो तो हमारी अभी ऑनलाइन बेस पे हमारे अलग अलग कोर्सेस यूपीएससी के लिए भी और एमपीएससी के लिए भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं फॉर 2021। तो अब आप में से तो ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग 2020 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट अगर आपके कोई भी फ्रेंड है जिनको एकदम एकदम एक्सीलेंट गाइडेंस चाहिए, तो हमारे पार्टनर है नीरव सर और मैं, हम दोनों भी यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं और आपको एक्सीलेंट गाइडेंस देंगे जिससे कि 2021 में आप लोग जो है वो टॉप कर सको। गाइज इसी के अलावा मेरी पॉलिटिकल साइंस की बैच भी चलेगी और करंट अफेयर्स की बैच भी चलेगी। तो गाइज जितना हो सकता है इस चीज को शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप लोग हमारे ऑफिशियल फोन नंबर पे फोन करके कोई भी अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हो। तो गाइज अब हम लोग शुरुआत करते हैं यूपीएससी 2019 का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो सेट ए था उसमें ये वाले क्वेश्चन दिए हुए थे। तो गाइज इसमें अब आप लोग जो है वो देखिए कि सबसे पहले इसको पढ़ना कैसे है। तो विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द जागीरदार एंड जमींदार। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। आपसे डिफरेंसेस पूछ रहा है। ओके, तो पहली चीज होती है हर बार की क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। यहाँ पे डिमांड है, डिफरेंसेस पूछ रहा है किसके, जागीरदार के और जमींदार के। तो जागीरदार जो है दे वर लैंड होल्डर्स ऑफ वर द होल्डर्स ऑफ द लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, वेर एज जमींदार जो है वर होल्डर्स ऑफ द रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू द परफॉर्म एनी ड्यूटी। तो वो उनकी कोई ड्यूटी नहीं होगी ऐसा बोल रहे हैं, जमींदार की कोई ड्यूटी नहीं होगी, लेकिन जागीरदार की जो है वो जुडिशियल एज वेल एज पुलिस ड्यूटी होगी। आप खुद ही सोचिए, किसी को आप पूरा का पूरा बड़ा जमींदार बना रहे हो, जमींदार बनाने के बाद में उसकी कोई ड्यूटी नहीं होगी, तो आप लोगों ने उसको जमींदार क्यों बनाया हुआ। तो अगर थोड़ा सा लॉजिक से भी आप खेलो तो गाइज इसका आंसर जो है वो आप लोग फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते हो। लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ द जमींदार वर नॉट हेरिडिटरी। अगेन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक का आपका जो है राइट जो है वो हेरिडिटरी है और दूसरे का नहीं है। तो अगेन अगर आप लोग बेसिक एनसीईआरटीज भी पढ़ो तो भी गाइज आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो आपके दोनों भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज होगा वो है डी। ओके, सो आई सपोज आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली कैसे जो है वो हम लोग ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। बट अगला क्वेश्चन देखने के पहले आपको थोड़े से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बता देना चाहता हूँ कि डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले। तो हर बार गाइज पहले आप लोग एलिमिनेशन मेथड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। जब भी आप लोग देख रहे हो तो पहले एलिमिनेशन मेथड को फोकस दीजिए, क्योंकि अगर एलिमिनेट नहीं करते हो, अगर आप लोग पर्टिकुलरली जब तक ये दोनों स्टेटमेंट को आप लोग कैंसिल नहीं करते हो तब तक कोई भी इसका मतलब जो है वो नहीं बनने वाला है। इसलिए सबसे पहले जो है एलिमिनेशन मेथड पे फोकस करना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड के बाद में आप लोगों को दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, जहां पे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं कभी कभी, तो एक्सट्रीम वर्ड्स को आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, जैसे ओनली हो गया या फिर ऑल हो गया। ऐसे जो भी आपके एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जब यूपीएससी ऐसे कोई स्टेटमेंट डाल दे तो उनको कॉशियसली पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार वो रॉन्ग होंगे, बट अगर रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है तो 80% टाइम ये रॉन्ग होंगे और 20% टाइम पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं रॉन्ग होगी, क्योंकि हर एक रूल का आपका एक्सेप्शन भी होता है। थर्ड चीज जो है वो होती है आपकी, जितने भी आपके 50-50% क्वेश्चन हो जहां पे आपने दो को एलिमिनेट कर दिया है, ऐसे ऑप्शंस को हर बार आप लोग जो है वो ऐसे ऑप्शंस को हर बार आप लोग लगाइए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोगों को लगता है कि यार अब यूजुअली अगर हम लोग देखें तो 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं या 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पढ़ते साथ ही आपको आने वाले हैं। बी ऐसे होते हैं जिसमें आपको दो ऑप्शन के बीच में ए एंड सी, ये दो ऑप्शन के बीच में आप लोग कंफ्यूज हो, जिसको आप लोग 50-50 क्वेश्चन बोलते हो। तीसरा ऑप्शन आपका होता है जिसमें आप लोग 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, ए बी एंड सी। तो ऐसे जो होते हैं उसमें आपका 33% की प्रोबेबिलिटी होती है राइट होने की, तो इसको हम लोग 3 ऑप्शन में कंफ्यूज वाला क्वेश्चन बोलते हो। और डी ऐसा होता है जिसमें से आपको चारों में से कोई भी
पता ही नहीं है, और अगर आप लोग लगाने वाले हो तो तुक्का लगने वाला है, और वो तुक्का पूरा का पूरा गलत भी हो सकता है, और इसमें आपकी पॉसिबिलिटी होती है 25 25 25 25। ओके, तो गाइज अपने इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए, अलग अलग राउंड्स में आइडेंटिफाई कीजिए, और जब तक बात हो, एक तो आप लोग ऑब्वियसली ए वाले तो आप लोग करोगे ही, बी वाले भी आप लोग हमेशा अटेम्प्ट कीजिए, मतलब 50-50 जहां पे भी आप कंफ्यूज हो उसको आपको करना ही करना है। ओके, उसके बाद में चौथा है, कभी भी लॉजिक को मत छोड़िएगा, कभी भी लॉजिक को मत छोड़िए। यूपीएससी क्या चाहती है? यूपीएससी ऐसे एस्पिरेंट्स चाहती है जो थोड़े से लॉजिकल हो, जहां पे आपका लॉजिक में ऊपर नीचे गड़बड़ दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग जो है वो हटा सकते हो। तो ये मेरे कुछ रूल्स हैं, 3-4 रूल्स हैं जिनको आप लोग देखिए, आप लोग जो है वो फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लैंड रिफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ओके, तो आपको इन चारों में से सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्ट ढूंढना है। तो गाइज अगर आप लोगों का अगेन आपको पता होना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म आपके पूरे के पूरे सिलेबस में अच्छे से दिया हुआ है, तो इवन आपको मेंस के टाइम पे इसको पढ़ना होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी होती है कि मेंस का सिलेबस देख के कभी कभी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसलिए मेंस की पढ़ाई भी अच्छे से करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो लैंड रिफॉर्म आपको एनी हाउ पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। तो लैंड रिफॉर्म में अब द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग बट नॉट द इंडिविजुअल होल्डिंग। अरे भैया ऐसे थोड़ी है, उल्टा बोल रहे हो आप लोग। इनफैक्ट अगर बात की भी ऐसी, तो इंडिविजुअल होल्डिंग को तो आप लोग पहले आप लोग जो है वो करना चाहते थे कि सीलिंग, मतलब सबको आपको पता होगा कि हम लोग जो है जब इंडिपेंडेंट हुए तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे थे, लैंड में रिफॉर्म कर रहे थे। तो उसमें हमने क्या बोला कि भैया जिनके पास में से 100-100 एकड़ 200-200 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, वो आप सब इतनी जमीन का क्या करोगे, जो लैंडलेस लोग हैं उनको आप लोग कुछ लैंड जो है वो ट्रांसफर कीजिए। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू आपका किया गया था, तो हर एक के लैंड रखने पर सीलिंग जो है वो लगाई गई थी लॉज के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट आपका ऑटोमेटिकली रॉन्ग है, बिकॉज आपकी फैमिली होल्डिंग की तरफ में एम किया हुआ है और इंडिविजुअल होल्डिंग के पास नहीं किया है। मैंने आपको रूल नंबर 4 बोला हुआ है, लॉजिक लॉजिक के अगेंस्ट में जाता है, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। दूसरा देखिए, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। लैंड रिफॉर्म और कैश क्रॉप का क्या लेना देना है? सीधा आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग बोल रहे थे कि मैं आम और संतरे को मैं कंपेयर कर रहा हूं, यहाँ पे आई एम कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इन दोनों का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। सो अगेन सी आपका गलत होता है। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट्स, ऐसा भी नहीं है, आपके कुछ लिमिट्स जो है वो आपके एग्जेम्प्ट किए गए थे, और खास करके जो फैमिली होल्डिंग्स जो हुआ करते थे, जहां पे आपकी ज्वाइंट फैमिली वगैरह होती थी, तो वहां पे आपके एक्सेप्शन दिए हुए थे। इसलिए मेंस का सिलेबस भी अच्छे से कवर करना काफी जरूरी होता है, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लैंड टू द लैंडलेस, एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका ये होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी जो है उसको रिपोर्ट्स हो गए या फिर अगेन इंडेक्सेस हो गए, ये सब पूछना आजकल बहुत ही ज्यादा पसंद है। रीजन सिंपल है, क्योंकि जितना आप लोग फैक्ट पूछोगे, फैक्ट से उतने ही लोग जो है वो एलिमिनेट आपके होते रहेंगे। यूपीएससी की प्रीलिम्स जो है वो रिजेक्शन की एग्जाम है। मतलब क्या, जब आपके 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, आपको सिर्फ 10,000 लोगों को पास करना है, 9,90,000 लोगों को आपको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करना है तो आप लोग फैक्ट पूछोगे, तो ऐसे फैक्ट से डरने की बजाय इनको धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कीजिए। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जो है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ये सीधा आपका या तो डी ऑप्शन में आएगा या फिर आपका ए वाले सेट में आएगा। ए वाले सेट में जिसमें आपको परफेक्ट पता है कि यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी लॉजिक काम नहीं करेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी ऐसे ही काम करता है, वर्ल्ड बैंक भी इसी चीजों पे काम करता है, एंड इवन आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो मे बी कॉम्पिटिटिव की बात कर सकते हो, तो ये भी इसी चीजों पे काम करता है। तो अगेन यहाँ पे लॉजिकली एलिमिनेट करना मुश्किल होगा, या तो आपका ये आपको पूरा का पूरा पता है या फिर आपको कुछ भी नहीं पता है। और यूजुअली जब आपको कुछ भी नहीं पता है होता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो, जहां पे कोई भी लॉजिक नहीं लगे तो उसको अवॉइड कीजिए। गाइज मेरा 142 जो स्कोर आया हुआ है उसमें से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपका ब्रेकअप क्या था। ब्रेकअप मेरा था अराउंड एक 93 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, मुझे रफली याद है। और दूसरा जो है मतलब 92 है या 93 है वो एग्जैक्ट अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, 93 का मेरा अटेम्प्ट था समझो। और उसमें जो है वो अराउंड मेरे 77 जो है वो करेक्ट हुए थे, एंड बाकी के जितने भी थे मेरे वो सारे के सारे रॉन्ग हुए थे। तो एक 16 जो है
वो मेरे रॉन्ग हुए थे। तो ऐसा मेरा ब्रेकअप है एंड नो डाउट मैंने इसमें 7 क्वेश्चन जो है छोड़े हुए हैं। तो वो अगर मुझे ये आता, ये तो चलो मुझे पता था बिकॉज मैंने इसकी रिपोर्ट जो है पढ़ी हुई थी। तो ऐसे ही द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2018 की भी आई थी, ऐसे ही 2019 की भी आई है। तो मैं रिपोर्ट्स वगैरह एनी हाउ करंट अफेयर्स में पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मुझे उसका कोई इशू नहीं आया। लेकिन जो जो क्वेश्चंस मेरे ऐसे थे जहां पे मुझे नहीं आते हैं, तो मैंने उनको सीधा का सीधा छोड़ दिया, वो मेरे डी कैटेगरी में आते हैं। तो डी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में छोड़ देता हूँ। तो ये गाइज मेरे ए कैटेगरी में आता था, इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट किया था। आपका डिपेंड करता है आपका नॉलेज का लेवल क्या है, और उसके बेसिस पे आप लोग जो है उसको डिसाइड कर सकते हो करना है या नहीं करना है। ओके, तो गाइज अभी भी 2019 में ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली ही लॉन्च जो है वो की हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। बाकी इसमें हमारे कुछ जगह पे जैसे और एक क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। वर्ल्ड बैंक के जो रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें आपसे पूछा था कि कौन कौन से इंडेक्स पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस जो हो बेटर दिखाई हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें भी अगर आपसे इस साल में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये वर्ल्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है उसमें से हम लोग कौन कौन से जगह पे इंप्रूव हुए, कौन कौन सी जगह पे हमारा हालत जो खराब हुआ है, तो 2018 के मामले में अगर हम लोग देखें तो हम लोग 110 रैंक पे हम लोग गए हुए हैं। ओके, और ऐसे ही स्किल के मामले में देखें तो और नीचे हम लोग गिरे हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो हम लोग थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। तो ऐसे थोड़ा सा जो भी ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं उनको डिटेल में आप लोग पढ़ा कीजिए। अदरवाइज मैं यूट्यूब पे यहाँ पे काफी फ्री लेक्चर्स लेता हूँ, उसमें भी मैंने काफी कवर करवाए हुए हैं, तो आप लोग वहां से कवर कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका चार्टर एक्ट 1883 का। गाइज आपको इस क्वेश्चन से डील करने के पहले एक चीज आपको क्लियरली बता देता हूं, बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रॉमिस किया कि मैं आपको सोर्सेस भी बताऊंगा, और जिन सोर्सेस को आप लोग नहीं छोड़ सकते हो वो सोर्स है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत का ये वाला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये आपको किसी भी हालत में पूरा का पूरा रटा हुआ होना चाहिए। इस पे हर साल एक क्वेश्चन तो भी आता है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पे मैच हो रहा है। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड in tea and trade with China? Answer is yes. It asserted sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the companies. Again, answer is yes. The revenues of India were now controlled by the British Parliament. Answer is no. ये इस पे अभी तक इन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया हुआ था। इनफैक्ट ये बहुत ही बाद में आया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर इसलिए बनता है आपका ए। और ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आपके लक्ष्मीकांत में से पूछा हुआ है। ये मैं लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट ही आपके सामने लेके आया हूँ। आप लोग देखिए, इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, दैट इज इंडियन ट्रेड was thrown open to all the merchants. However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with the China. और दूसरा, it asserted the sovereignty of British Crown over the कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। तो आप लोग देख रहे हो कि लक्ष्मीकांत को पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन ऑफ द सोर्स जहां से पॉलिटी आपका आने वाला है, लक्ष्मीकांत आपका इन एंड आउट आपको एकदम अंदर से बाहर तक अच्छे से पता होना चाहिए। देखो गाइस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लक्ष्मीकांत जो थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट जाता है या और कोई प्रॉब्लम होता है। मेरा गाइस ये बोलना है कि अगर यूपीएससी की डिमांड इतनी है ना कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोगों को उतना ही पढ़ना पड़ेगा। आप लोग नहीं बोल सकते कि मैं ये जो है सिर्फ इतना ही करूंगा, मेरी आर्ट एंड कल्चर जो वो अच्छे से नहीं होता है, मुझे साइंस जो है वो समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, वी आर बेगर्स फॉर द पोस्ट, एंड हम लोग चूज नहीं कर सकते। अगर आपको बोला है कि इतना करना ही पड़ेगा, पॉलिटी का ये लेवल चाहिए, तो आपको भी उसी लेवल पे आना होगा, अदरवाइज यू वुड बी रिजेक्टेड इन एवरी एग्जाम। सो प्लीज रिमेंबर दिस फिनोमिनन, ओके, रिमेंबर दिस फैक्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। आप सबको पता है कि बंगाल का पार्टीशन जब 1905 में वगैरह कर दिया गया था, तो उसी पे अब आपका क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। अब स्वदेशी मूवमेंट से फिर क्या क्या हो पाया, उस पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली आप अब लॉजिक लगाइए यहाँ पे। सिंपल है, जब आप स्वदेशी की बात कर रहे हो तो स्वदेशी की बात में क्या आने वाला है, आपने अगेन हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा कि जब यहाँ पे आपके लाल बाल पाल ये तीनों की जब जोड़ी जब सामने आई हुई थी, तो इन्होंने क्या किया हुआ था, और अरविंदो घोष चौथे इनके मेंबर थे, इन्होंने चारों ने मिलके एक ही चीज को प्रमोट किया था। इन्होंने नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया, इन्होंने अपनी नेशनल इंडस्ट्री को वगैरह प्रमोट किया था। तो यही सारी की सारी चीजें जो है, और हड़ताल वगैरह भी किया था नो डाउट।
तो इन सब चीजों पे इन लोगों ने प्रमोशन किया हुआ था। तो अगर आप लोग देखो तो इससे क्या होने वाला है, ऑब्वियसली जब आपका नेशनल इंडस्ट्रीज को आप लोग प्रमोट कर रहे हो तो आपके इंडस्ट्रीज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले हैं, आपका रिवाइवल जो है वो होने वाला है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ये सब कुछ डिस्ट्रॉय किया हुआ था। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। अगेन आंसर इज यस, बिकॉज आपको नेशनल एजुकेशन भी प्रमोट करना है। उनका बोलना था कि ब्रिटिश एजुकेशन की वजह से क्या हो रहा है, लोग जितने भी आपके एजुकेट हो रहे हैं वो एक्चुअली कलर में तो इंडियन है बट ब्रिटिश इन टेस्ट जनरेट हो रहे हैं, और उन लोग हर बार ब्रिटिश की ही गुलामी करते रहेंगे। अगर हमको हमारे आजादी मांगने वाले लोग चाहिए तो हमको ऐसे ही लोग लेने होंगे जो लोग अपना खुद का नेशनल एजुकेशन से जनरेट हुए हो। तो इसीलिए फिर नेशनल एजुकेशन प्रमोट कर रहे थे, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका सी। तो आई सपोज ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसका आंसर सी क्यों लगाया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अगेन आपके लिए और एक सोर्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है जिसको आपको पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम के अलावा चारा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत इन एंड आउट आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की जो भी लेटेस्ट एडिशन है वो आपको अच्छे से कवर करनी होगी। गाइज आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि यार ये सब कहाँ से पूछ रही है यूपीएससी, मैं आपको बताता हूँ। अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गांधी जी का हरिजन सेवक संघ वगैरह जो हुआ करता था उसने बराबर आपका ये ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है उसी को जनरेट किया था। तो आपका महात्मा गांधी वाला आंसर करेक्ट है। यहाँ पे आप लोग अगेन स्पेक्ट्रम में देख सकते हो ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो भी आपकी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही उसके 1936 में उसके चेयरमैन बने थे। अगेन इसकी आंसर इज, अगेन इसका आंसर करेक्ट है। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो ईवी रामास्वामी नायकर ने चालू किया था, ये भी आपके स्पेक्ट्रम के चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नाम तक दिए हुए हैं कि स्पेक्ट्रम में सीडीएम एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पीजेंट मूवमेंट वगैरह जो चैप्टर है आपका उसमें ये वाला आपका दिया हुआ है, और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है स्पेक्ट्रम के उसमें आपका ये दिया हुआ है। तो गाइज अगेन इसको हैवी बर्डन समझने की बजाय आप लोग जो है वो उसको अच्छे से पढ़िए। और अगर आप ऐसा आपका थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री कमजोर है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारा ही एक सिस्टर चैनल है जिसका नाम है नीरव दा। तो नीरव दा हमारे फाउंडर है एचवी देसाई के। तो नीरव दा चैनल पे कुछ कुछ लेक्चर्स जो है वो हिस्ट्री के नीरव सर ने ओपन टू ऑल रखे हुए हैं, तो आप लोग वो वाले मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स उनके देख सकते हो और उससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ नीरव सर से बेस्ट हिस्ट्री सिखाने वाला आपको पूरे इंडिया में कोई भी नहीं मिलेगा। ओके, तो हो सके जो जो हमारे ओपन लेक्चर्स हैं वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं अरविंद राजपुरोहित चैनल के अलावा। तो नीरव दा का आपका यूट्यूब का भी चैनल है जहां पे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री काफी नीरव सर स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में, जो कि आपका हरप्पन साइट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हरप्पन साइट पे जब क्वेश्चन पूछा है तो इसमें आपसे पूछा है कि चाहुंदारो, कोट दीजी या सोहगौरा या देसलपुर, इसमें से कौन सी साइट जो है वो हरप्पन साइट नहीं है। गाइज ये मेरा खुद का गलत हुआ आंसर है, मैंने एक्चुअली इसका आंसर डी दिया हुआ था मुझे, क्योंकि ये दोनों भी पढ़े हुए लग रहे थे और थोड़ा सा हरप्पन साइट जो है वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होने के बावजूद भी समहाउ मेरे से मिस हुआ। और गाइज मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सारे के सारे आपके आंसर करेक्ट ही होने चाहिए। अगेन देखिए मेरा जो 142 स्कोर है उसमें फिर भी मेरे 16 तो गलत है ना, जो मैंने 93 अटेम्प्ट किए उसमें से 16 तो मेरे गलत है, और उसके बाद में बाकी के 77 मेरे करेक्ट हो रहे हैं, वो बात अलग है। बट 16 जो गलत हुए हैं उसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन वाज दिस, क्योंकि मैंने इसका आंसर जो है वो देसलपुर दिया हुआ था और इसका करेक्ट आंसर जो है वो सोहगोरा होगा। तो मैंने अगेन ये मेरे लिए 50-50 क्वेश्चन बना था। 50-50 क्वेश्चन क्यों? बिकॉज मैंने इतनी तो पढ़ाई की हुई थी कि हरप्पन साइट्स को मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। तो चौहंदारो एंड कोट डीजी ये मुझे पता थे, बट मैं कंफ्यूज था कि सोहगोरा है या देसलपुर है, और इसलिए मैंने आंसर जो है इसका डी दिया, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी। अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से आपके जो साइट्स है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग आपके साइट्स है। तो इसमें आप देख सकते हो कोट डीजी यहाँ पे दिया हुआ है, चाहुंदारो अगेन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद में आप सबको पता है जो पहला आपका देसलपुर है, तो देसलपुर भी यहीं कहीं पे है, ये रहा। तो देसलपुर भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स में से, हरप्पन सिविलाइजेशन के साइट्स में से वन ऑफ द साइट आता है। इसका मतलब आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो सोहगरा। तो सोहगरा किसके लिए फेमस है, ये आपका काम है इसको ढूंढना। तो ये एक एक्चुअली कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है बहुत सारा, तो उसके लिए काफी फेमस है।
तो ये आई थिंक यूपी में वगैरह सोगोरा जो है वो साइट आती है। अगेन आप लोग जो है इसको अपने असाइनमेंट के तौर पे समझिएगा और इसको ढूंढ लीजिएगा, बिकॉज ये सोगोरा जो है वो अगेन आपका वापस भी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें अगला ही क्वेश्चन देखिए। अब तो मैंने थोड़ा सा ये लगाते टाइम में जल्दबाजी भी कर दी थी। कभी भी जहां आप लोग 50-50 में कंफ्यूज हो तो जल्दी से लगाने की कोशिश मत कीजिए। मे बी कभी कभी आपके प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से ही कहीं तो हिंट आपको मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी करके 50-50 में मैंने इसको आपका जो है देसलपुर लगा दिया था, और जस्ट उसका अगला क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो उसमें वापस से सोगरा ऑप्शन आ रहा था। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा कहीं तो लगा कि मे बी एक्चुअली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वहां पे मुझे फीलिंग आ चुकी थी कि मेरा देसलपुर में भी थोड़ा सा गलत जो है वो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपका अशोका के बारे में पूछ रहे हैं कि रानियो अशोका यानी किंग अशोका जो है वो कौन से स्टोन पोर्ट्रेट पे आपका मेंशन है और वो जगह कहाँ पे आती है आपका, मतलब ये रिलीफ स्कल्पचर आपका कहाँ पे आता है। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर है वो है आपका कंगनहल्ली। ओके, तो कंगनहल्ली में एक्चुअली आप लोग देख सकते हो दिस इज द ओनली साइट, और ये हिंदू में इसके बारे में आर्टिकल आया हुआ था। तो स्कल्पचर पोर्ट्रेट ऑफ अशोका विद हिज क्वीन एट द करंगारी एएसआई, जो कि कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका कर्नाटका में आने वाला है। तो वहां पे आपका अशोका का इमेज या अशोका का अगेन ऐसे मूर्ति बनाने वाला ये एक ही आपका ऐसा स्कल्पचर है। तो इसके लिए काफी फेमस स्कल्पचर है, बट समहाउ आर्ट एंड कल्चर इतना वास्ट है, हर एक फेमस चीज को हम लोग अगर पढ़ने की कोशिश करें तो हमसे कवर तो नहीं हो पाएगा। पूरे 5 साल जो है वो आपका, या पूरा 1 साल आप लोग आर्ट एंड कल्चर में ही वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपके जितना आप लोग टाइम एंड एफर्ट्स देने वाले हो उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में नहीं बैठता है। तो ऐसे कोई चीज जो है वो मिस हो जाती है। तो अगेन मैंने इसको सिंपली, मुझे पता था कि मे बी ये अगेन सांची में नहीं, इतना मुझे पता था, बट अगेन ये शाह बाजारगी यहाँ पे हो सकता है, या शोह गौरा हो सकता है, ये हो सकता है, या मेरे 3 इसमें आते थे, इसलिए मैंने भी इसको छोड़ दिया था। बिकॉज आई डिड नॉट वांट कि मेरा कहीं पे भी निगेटिव में ज्यादा स्कोर जाए, बिकॉज आई कुड नॉट डिसाइड कि मैं ए करूं, सी करूं या डी करूं, और मैंने इसको सिंपली छोड़ दिया। बिकॉज आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो छोड़ना भी अलाउड है, गलत करने से बेटर है जहां पे आपको नहीं पता है एब्सोल्युटली उसको आप छोड़ ही दें। ओके, थोड़ा बहुत अगर आप लॉजिक लगा के किया भी होता तो भी ये 33% वगैरह के लॉजिक में, मतलब टाइप सी वाले क्वेश्चंस में मेरा बैठता है, बट स्टिल आई डिसाइडेड टू नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, तो अगर मैंने ये थोड़ा सा पहले पढ़ लिया होता तो मे बी मैंने यहाँ पे 100 घोड़ा आंसर जो है वो नहीं लगाया होता ये वाले स्लाइड में, एज इन देसलपुर नहीं लगाया होता ये वाले स्लाइड में। एनीवेज, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका डील करता है महायान बुद्धिज्म। तो गाइज, जब भी आप आर्ट एंड कल्चर या एंशियंट से कुछ भी पढ़ रहे हो, बुद्धिज्म हो गया, हरप्पन साइट्स हो गया, इनको छोड़ नहीं सकते आप लोग। आप मुझसे पूछोगे सर सोर्स क्या है, सोर्स में मैं आपको बोलूंगा गाइस, जितना हो सकता है उतना 6th 7th और 8th के एनसीईआरटीज पे रिलाई कीजिए, पिक्टोरियली परफेक्ट बनाए हुए हैं। इसके अलावा आपको अगर एंशियंट एंड मेडिवल का पार्ट कवर करना है, आप लोग तमिलनाडु बोर्ड का 11th एंड 12th का हिस्ट्री जो है उसको आप लोग देख सकते हो। ये बेस्ट सोर्सेस है आपके कवर करने के लिए, नो डाउट। इसके अलावा नितिन सिंघानिया की बुक है, वो भी आप लोग कवर कर सकते हो, लेकिन उसमें पिक्चरली आपको समझ में नहीं आता है, वो आपको 6th 7th एंड 8th के एनसीईआरटी से बेटर समझ में आएगा। अगर आपके पास में और ज्यादा टाइम है तो मे बी आप लोग आगे के भी 11th एंड 12th वगैरह तक के भी आप लोग जो वो एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप लोग छोड़ दीजिए इसको, हो सकता है तो नितिन सिंघानिया से कवर कर लीजिए। बट बुद्धिज्म पे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैनिज्म पे आपका क्वेश्चन आने ही वाला है। ये दो आपके ऐसे रिलीजन है जिसपे हर बार यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछती है। तो उस पे ही ये वाला पूछा था कि महायान बुद्धिज्म जो है उसमें आपके कौन कौन सी चीजें जो है वो इन्वॉल्व है, या कौन कौन से फीचर उसमें इन्वॉल्व है। तो आंसर आपका आता है ऑल ऑफ द अबव, मतलब आपका डेइफिकेशन, मतलब हम लोग बुद्धा का मूर्ति वगैरह बनाने लगे क्या? आंसर इज यस, बिकॉज जब बुद्धा खुद आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम लोग मूर्ति उपासक वगैरह जो है वो नहीं बनने वाले हैं। फिर उसके बाद में ट्रीटिंग द ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्वास, तो आंसर इज यस। तो बोधिसत्वास ऐसे लोग हैं जो खुद एनलाइटेंड बीइंग जो है वो बन चुके हैं, तो बुद्धिज्म के ट्रेडिशन में है वो लोग। एंड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, ये सब आपका जो है वो महायान बुद्धिज्म का पार्ट है। लेकिन इसका जो दूसरा बुद्धिज्म है, जैसे हीनयान बुद्धिज्म हम जिसको बोलते हैं, उसमें ये सब चीजें जो है वो नहीं है। तो आपको पता होगा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज होती रही, और ये बुद्धिस्ट काउंसिल पे इनके मतभेद वगैरह जब आते थे तो उसके बाद में अलग अलग आपके बुद्धिज्म के स्कूल जो है वो जनरेट होते गए, जिसमें से 5 जो स्कूल है वो है महायान, हीनयान, थेरवाद, उसके बाद में वज्रयान और जेन है।
तो महायान जो है वो आपका, जितने ये काउंसिल में जो मेजोरिटी लोगों ने बोला कि भैया हमको तो ये आइडल वर्शिपर्स वगैरह हमको बनना होगा, तो ये लोग वहां पे आ चुके थे। और ये पूरा का पूरा आपका ओरिजिनेट हुआ नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर तक गया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया में भी ये बाद में आपका स्प्रेड हुआ था। हीनयान बुद्धिज्म जो है वो थोड़ा सा लेसर व्हीकल है, वो बोल रहा था कि नहीं, हम लोग बुद्धिज्म की जो फिलोसॉफी है या बुद्धा का जो कहना है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने जो है वो यहाँ पे उन्होंने आइडल वर्शिप को कभी भी बिलीव नहीं किया और अपने जो पिछले ही सेक्ट था उसी को प्रमोट किया। बाकी थेरवाद आपका एक स्पेशल स्कूल है जो आपके श्रीलंका एंड सदर्न साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में आए थे, जो अगेन आपका हीनयान का ही वन ऑफ द सेक्ट है। ओके, फिर उसके बाद में आपका वज्रयान आता है। वज्रयान आपका तांत्रिक बुद्धिज्म वाला है। तो जितने भी आप लोग अलग अलग यहाँ पे बोधिसत्व वगैरह देखते हो या जितने भी आप लोग अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह देखते हो, तो वो सारे के सारे वज्रयान बुद्धिज्म से ज्यादा रिलेटेड है। ये स्कूल आपको मेनली लद्दाख में वगैरह आपको मिलेगी। तो ये आपकी स्कूल जो है वो वहां पे काफी ज्यादा फ्लरिश हुई। और जेन आपका ऑब्वियसली थोड़ा सा जापान साइड में आपका ओरिजिनेट हुआ था, ये आपका 7th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था। सो दैट वाज अबाउट द बुद्धिज्म। आई सपोज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अगेन आपका थोड़ा सा लॉजिक पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि फोर्स्ड लेबर मतलब विष्ठी, इसको हम लोगों ने नाम दिया था, इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें अब आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। इट वाज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। मे बी ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। वी विल जस्ट सी कि इसको करेक्ट क्या करना है। बट इट was totally absent in the मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो अगेन यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, वी डोंट नो इट। अगेन इसको थोड़ा सा ऑप्शन में रखना होगा। द फोर्स्ड लेबर was entitled to weekly wages। यहाँ पे मैं पक्का गलत बोलूंगा इसको, क्योंकि ये मेरे लॉजिक में नहीं बैठता है। आप खुद सोचिए, अभी तक यहाँ पे आपको वेजेस जो है वो इस वाले हमारे जमाने के मतलब मॉडर्न टाइम्स के, ये सब आपके राइट्स वगैरह के फीचर्स होते हैं। ये आपके फोर्स्ड लेबरर्स को ऐसे कोई भी वेजेस वगैरह तो पक्का आपके नहीं मिलने वाले हैं। तो सी तो आप लोग हटा सकते हो। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट टू द फोर्स्ड लेबर। अगेन इसमें आपको देखना होगा कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। ओके, तो इसमें अगेन आप लोगों का 3 में आएगा। तो इसमें से अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस में से आता है, या फिर आपके गलत होने वाले क्वेश्चन में से आता है। बट मैंने अगेन सोचा कि मे बी यहाँ पे थोड़ा सा एल्डेस्ट सन को भेजना बहुत ज्यादा जास्ती हो जाएगी। अब ये मैंने सोचा है, अगेन मेरा लॉजिक मेरा है, आप लोग मे बी उससे सहमत हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दिया और मैंने सोचा कि अब इसमें से 50-50 कोई तो क्वेश्चन लगाना है। ये मुझे पता था क्या आंसर इज नो। मैंने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा था, मैं पहली बार एग्जैक्टली एग्जाम में पहली बार मैं देख रहा था, जैसे बहुत सारे आप लोगों में से भी देखा होगा। बट फिर मैंने बोला कि यार यहाँ पे टोटली एब्सेंट की आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया और मैंने इसका आंसर गाइज ए लगाया और मेरा आंसर जो है वो करेक्ट हुआ। ओके, तो गाइज अब आप लोग बोलोगे सर आप तो तुक्के पे तुक्के मारे जा रहे हो। तो गाइज क्वेश्चन जो है मैंने आपको बोला ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी और डी कैटेगरी के होते हैं। तो इसमें से आप लोग जो है वो जरूरी नहीं कि आप लोग जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आओ, 100 के 100 क्वेश्चन करके आओ। ए कैटेगरी तो ऑब्वियसली आप लोग हर बार अटेम्प्ट करके आओगे बिकॉज यू नो कि इसका आंसर एक ही है। बी कैटेगरी को भी आप लोग हर बार अटेम्प्ट कीजिएगा बिकॉज 2 में से जब आप लोग अटेम्प्ट करते हो, मे बी आपने 10 क्वेश्चन करेक्ट किए तो 50-50 चांसेस है करेक्ट होने के, तो 5 करेक्ट हो जाएंगे, 5 रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप लोग इसका स्कोर भी कैलकुलेट करो तो भी आपका नेट स्कोर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। ओके, नेट स्कोर जो है इसका पॉजिटिव में आने वाला है। तो अगर समझो 6 भी आपने गलत कर दिए हैं तो भी आप लोग पॉजिटिव में रहोगे बिकॉज इससे आपके 2 मार्क्स कटेंगे और ये आपके 5 करेक्ट हुए हैं तो भी आपके नेट जो है वो 6 मार्क्स एक्स्ट्रा बनने वाले हैं। तो इनको तो अटेम्प्ट करना ज्यादा जरूरी है। सी भी अगर हो सके तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, बट डी को आप लोग जो है वो अवॉइड कर सकते हो क्योंकि यूपीएससी में ऐसा होने ही वाला है। 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे मे बी जो आपको श्योर शॉट आते होंगे। ऐसे आपके आगे 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको ये थोड़ा बहुत मे बी आता होगा। उसके बाद में आपके अगेन 10 से 20 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो मे बी आपको थर्ड कैटेगरी में फॉल होंगे और अगेन 10 क्वेश्चन यूपीएससी पक्का ऐसा डालेगा जो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड होंगे जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। तो ये अब वो बहुत ही बड़ी बुक है, क्या उपिन उपिन समथिंग करके है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो लोग हैं वो उसको पढ़ते हैं। तो उसमें ये दिया हुआ है, इतना हम लोग नहीं करने वाले हैं तो हमारे ये इसमें नहीं बैठता है। तो एनीवेज आप लोग जो है इसको हो सके तो लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी अगर नहीं हुआ तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कल्याण मंडपा से रिलेटेड। कल्याण मंडपा बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में भी कवर किया हुआ है। ये आपका श्योर शॉट क्वेश्चन में से होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता था तो ये आपकी गलती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज करना
करना होगा कि आप लोग जो है वो पढ़ाई कम कर रहे हो। ओके, तो आप लोग एनसीईआरटीज को वापस से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। क्लियर कट गाइस अच्छे से दिया हुआ है, ये कल्याण मंडपास होते थे जहां पे एक्चुअली आपके देवताओं की एज वेल एज राजाओं की वगैरह जो है वो शादी करते थे, और ये खास करके विजयनगर एम्पायर ने जो वो इंट्रोड्यूस किया हुआ था। तो ये आपका ए वाले सेट ऑफ द क्वेश्चंस में से आता है। अगर आपका ये ए में नहीं आता, इसका मतलब आपको एनसीईआरटीज अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अब आपका मेडिवल इंडिया से पूछा हुआ है और आपको कंपेयर करने बोला है अलग अलग चीजों को। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सिर्फ ए ओनली है, बिकॉज इक्ता सिस्टम जो है उसकी अगर हम बात करें तो इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। अरे ऐसा नहीं है, इनफैक्ट ये आप लोग जो है वो कहां से लेके आए थे, पर्शिया से लेके आए थे। इन लोग जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत के जो रूलर आए थे उन्होंने इक्ता सिस्टम यहाँ पे शुरू किया। इक्ता सिस्टम मतलब इन लोग अगेन जो जमींदारी का जो फॉर्मेट हुआ करता था वही था आपका जागीरदारी जमींदारी का। तो बस उसको नाम जो है वो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के पीरियड में इक्ता सिस्टम दिया गया था, और ये पर्शिया से आया हुआ था, आपके एंशियंट इंडियन इंस्टीट्यूशन से नहीं आया हुआ था। ये आपके बेसिक आपके कोई भी हिस्ट्री में कवर करता है। अगर यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो आप लोग जो है एलिमिनेट कर पाओगे। मैंने आपको बोला है एलिमिनेशन पे ध्यान देना है। 2 यहाँ दिख रहा है तो आपका बी जो है वो आपका कट हो गया, वैसे ही आपका डी भी कट हो गया। अब आपके पास में बचते हैं 2 ऑप्शंस की 1 ओनली और 3 ओनली। अब इसमें बोल रहा है द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ द खलजी और सुल्तान्स इन द दिल्ली। आंसर इज अगेन ये थोड़ा सा आपको अब मेडिवल में अच्छे से पढ़ना होगा, या आपके एनसीईआरटीज या फिर मैंने आपको बोला है तमिलनाडु बोर्ड के जो आपके हिस्ट्री के बुक्स है उसमें अच्छे से कवर किया हुआ है। 11th की जो बुक है तो उसमें अच्छे से कवर किया हुआ था कि आमिल जो है वो आपके इसके जो रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज होता था उसको आमिल बोलते हैं। तो वो अगर आप पढ़ो तो आपको 1 ओनली आंसर जो है वो मिल जाता था। तो इसका आंसर इसलिए मेरा करेक्ट हुआ बिकॉज मैंने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री एज वेल एज एनसीईआरटी पे पकड़ अपनी अच्छी रखी हुई थी। तो गाइज इनको आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ एनसीईआरटी एंड अगेन आपका जो दूसरी चीज काम आएगा वो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री ही है। तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री है क्यों, तो अगेन यहाँ पे पूछा आपको सेंट निम्बाकर, ओके, निम्बारक एंड वो अकबर के कंटेम्पररी थे क्या। तो अब देखो यहाँ पे आपका यूपीएससी अब एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो चेक कर रहा है। यहाँ पे आपका यूपीएससी एप्लीकेशन ऑफ माइंड चेक कर रहा है। वो बोल रहा है आपसे कि अकबर का रेन आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या, अकबर का रेन आपको याद होना चाहिए 16th सेंचुरी के वो रूलर थे। सेंट निम्बाकर आपको पता होना चाहिए कौन से सेंचुरी के थे। अगेन आपको पता होना चाहिए कबीर जो है वो अगेन कौन से सेंचुरी के थे, एंड शेख अहमद सिरहंडी जो है वो कौन से सेंचुरी के हुआ करते थे। तो गाइज ये मुझे पता था बिकॉज मैंने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री जो है वो अगेन आपका मैंने ये अच्छे से पढ़ा हुआ था, और इसलिए मैंने इसका आंसर जो वो डी लगाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है निम्बाकर एंड वल्लभाचार्य जो है वो आपके 13th सेंचुरी के थे। तो माधव, उसके बाद में निम्बारक और उसके बाद में आपके वल्लभाचार्य, ये आपके 13th सेंचुरी के थे। तो आप लोग पहला स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो कि अकबर के वो कंटेम्पररी नहीं थे, बिकॉज अकबर जो है वो 16th सेंचुरी के रूलर थे। फिर दूसरी चीज आप लोग देख रहे हो यहाँ पे नानक और कबीर जो है, तो अगेन कबीर और नानक जो है वो 14th एंड 15th सेंचुरी के रूलर है, लेकिन इसमें से ये सिरहंडी जो है वो आपके अकबर के अगेंस्ट में आए थे। तो इनकी स्टोरी अगर थोड़ी सी पता हो तो अकबर ने जो रिलीजियस टॉलरेंस जो शुरू किया हुआ था उसके अगेंस्ट में ये सिरहंडी आए हुए थे, और अकबर के डेथ के बाद में इन्होंने काफी ज्यादा इसको प्रमोट किया हुआ था कि हम लोग जो वो एंटी हिंदू सेंटीमेंट लेके आएंगे और हमारा इस्लाम जो है जैसा पहले हुआ करता था वैसा ही लेके आएंगे। तो इसके लिए आपका ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होता है। अगेन आप याद रखिए इसको कि ये आपके सेंट कबीर जो है वो आपके 14th और 15th सेंचुरी के थे। अकबर के बाद में मतलब आपके सिरहंडी या तो 16th या फिर 17th सेंचुरी के होंगे। ऐसे मैंने लॉजिक लगा के इसका डी आंसर निकाला हुआ है। गाइस कोई भी आपका एकदम परफेक्ट क्वेश्चन एज इट इज किसी भी सोर्स से नहीं आने वाला है। ऑब्वियसली यूपीएससी को रट्टा मारने वाले लोग नहीं, तो एप्लीकेशन लगाने वाले लोग चाहिए। तो ऐसे एप्लीकेशन जो है वो आपको माइंड का करना होगा, एंड नो डाउट आपको जो फैक्ट याद रखने हैं वो भी रखने ही होंगे। तो इसलिए तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री पढ़ना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। फिर अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो आपका ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के रिगार्ड में है। तो गाइज मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं, तब तक मैं वाटर ब्रेक लेता हूं। तो देखते हैं इसका आंसर जो है वो कौन कौन करेक्ट दे पाता है। अपने अपने आंसर्स आप लोग खुद ही लगाइए, यहाँ पे मैं कोई चैट या पोल वगैरह ओपन नहीं कर रहा हूं। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के कंटेक्स्ट में आपके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबॉलिशन ऑफ द इंडेंजर्ड लेबर। तो आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए इंडेंजर्ड लेबर क्या होता है। इंडेंजर्ड लेबर जो है वो थोड़ा सा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर होता है। तो इन लोग क्या करते थे, इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट होता था कि भाई मैं 4 साल तुम्हारे यहीं पे काम करूंगा और उसके बाद में मुझे जो है तुम लोग लैंड दे देना और उसके बाद में मेरे पैसे दे देना और फिर मैं निकल जाने वाला हूँ। लेकिन ये इंडेंजर्ड लेबर जो है इनकी काफी हालत जो है वो खस्ता करके रखी हुई थी, खास करके साउथ अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी ने उसके अगेंस्ट में काफी सारा काम भी किया हुआ था। नो डाउट वहां पे उन्होंने अपार्थाइड मूवमेंट जो है उसके अगेंस्ट में भी काम किया था एंड उन्होंने इंडेंजर्ड लेबर के अगेंस्ट में भी काम किया हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आपका करेक्ट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड पूछा हुआ है और उनके वॉर कॉन्फ्रेंस की बात पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्ल्ड वॉर है ये कंफर्म नहीं किया, वर्ल्ड वॉर 1 है या वर्ल्ड वॉर 2 है। बट इसमें आपको क्या देखना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 1 है या 2 है ये आपको समझेगा आपका लॉर्ड कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है। ओके, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आपके आए थे, मतलब कौन सा साल चल रहा था, 1920s का टाइम चल रहा था। मतलब लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे अगर गांधी जी से कोई मदद मांग रहे होंगे कि आप लोग जो है वो वर्ल्ड वॉर में हेल्प कीजिए हमारी, तो डू यू थिंक कि गांधी जी उस टाइम पे मना करेंगे? आंसर इज नो, उस टाइम पे नहीं करेंगे। मे बी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी उन्होंने मना नहीं किया था, बट वर्ल्ड वॉर 1 में तो पक्का नहीं करेंगे। तो इसके लिए सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा। तो देखो कैसे आपको एप्लीकेशन लगाना होता है, ऐसे ही आपके थाली में कोई परोस नहीं रहा है कि आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड अगर आप लोग जैसे ही एलिमिनेट करते हो, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक आंसर बचेगा, आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सा आंसर फिर करेक्ट होने वाला है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है अगेन आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट पर क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, जिसमें आपसे सर तेज प्रताप सप्रू जो है वो ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के थे या नहीं थे, केसी नोगी जो है वो मेंबर थे या नहीं थे, पीसी जोशी आपके जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी के थे या नहीं थे। कभी कभी आप लोग जो है इसमें लोग एमएन जोशी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट एनीवेज यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है। तो अब मेरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे केसी नोगी के बारे में पता था, रीजन बीइंग मैंने एक यूट्यूब पर बहुत ही अच्छी सीरीज देखी थी जिसका नाम है आपका संविधान। तो संविधान जो सीरीज है, संविधान सीरीज में आपका पूरा का पूरा इन्होंने बताया कि एग्जैक्टली आपका संविधान जो है वो कैसे बना हुआ है, क्या क्या उसमें होता था। तो उसमें एक बार मैंने रेफरेंस सुना था केसी नोगी का, तो समहाउ मुझे पता था कि 2 जो है वो करेक्ट है। तो मेरे ये बी और सी में फिर फॉलो होता था, बिकॉज ए और सी को मैं एलिमिनेट कर चुका था। अब मुझे जो है वो बी और सी में चूज करना था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है, सॉरी, बी एंड डी में चूज करना था, इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली डी हुआ करता था। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे बी लगाया था और ये मेरा जो है वो गलत हो गया था। आई थॉट कि मे बी पीसी जोशी उसके मेंबर नहीं होंगे, तो ये मेरा गलत हुआ। बट अगेन गाइज मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस आपको गलत करना अलाउड है, लेकिन उसका कोई दुख नहीं मनाना है, बिकॉज परफेक्ट आंसर वैसे ही कोई नहीं लेके आता है। तो इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री अगेन बहुत डीप में इन लोगों ने पूछी हुई थी, तो थोड़ा सा आपको स्पेक्ट्रम और अच्छे से रिवाइज करना होगा। मेरा स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी कुछ चीजें आपके बाउंसर के तौर पे आई थी और ये मेरा फिर मैं करेक्ट नहीं कर पाया। बट एनीवेज इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, और पीसी जोशी जो है वो एक्चुअली जनरल सेक्रेटरी थे आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। फिर अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मियां तानसेन से रिलेटेड है। अगेन ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो लॉजिक पर बेस्ड है। सिंपल आप लोग अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड अगर करो तो इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो। आपने अगर थोड़ा भी आर्ट एंड कल्चर, इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, तो आपने आर्ट एंड कल्चर में अच्छे से पढ़ा होगा कि ये जो द्रुपद वगैरह है ये एक्चुअली तानसेन ने ही इनको ओरिजिनेट किया हुआ था, और तानसेन ने काफी सारे राग भी जो है वो बनाए हुए थे। और सिंपल है, तानसेन जो है जो भी उसका पैट्रॉन होगा, मतलब क्या, जो भी उसको स्पॉन्सर कर रहा है, जो उसको पैसे दे रहा है, उनके लिए अच्छे अच्छे गाने बनाएगा ही, वो सिंगर है। तो ऐसा मैंने सोच के मैंने बोला कि ये तीनों भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगे, और फिर इसका राइट आंसर जो होगा, जो नॉट करेक्ट होगा, मे बी उसका आंसर ए होगा, और इसलिए मैंने इसका आंसर जो है वो ए लगाया। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। ये तानसेन का जो टैग है ये एक्चुअली अकबर ने नहीं दिया था, ये एक मध्य प्रदेश के एक राजा है उन्होंने दिया हुआ था। और ये आर्टिकल कहीं तो आपका हिंदू में जो है वो आया हुआ था मार्च 1 2018 में। बट ऐसी हर एक चीज जो है वो कवर कर पाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज हिंदू अगर आप 365 डेज अगर आप कवर करो तो भी आपका पूरा नहीं होने वाला है। और आजकल यूपीएससी तो 2 साल के प्रीवियस ईयर्स के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछता है, तो 2 साल के अगर आप देखो तो अगेन आपका इतने सारे दिन आपके बन जाने वाले हैं। मतलब आपके लगभग जो है वो 700 से भी ज्यादा दिनों का आपको मतलब हिंदू
कंपाइल करना, उसकी हर एक चीज ध्यान रखना और ये याद करना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा तो भी स्मार्ट वर्क करना होगा। गाइज, मैं आपको अगेन एक चीज बताना चाहता हूँ, यूपीएससी अगर आपको क्रैक करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होने वाला है, आपको कहीं कहीं पे आपको स्मार्टनेस भी जो है वो लगानी पड़ेगी। और स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस में आपका दोनों चीजें आता है। एक होता है आपका डिसिप्लिन, बिकॉज अगर आपके पास में डिसिप्लिन नहीं है तो आप लोग ये एग्जाम सक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरा होता है आपके पास में टैलेंट, तो ये टैलेंट जो है वो इन सब चीजों में आपका काम आता है। तो यहाँ पे इसका इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ए आता है। ये मैंने सोच समझ के इसका आंसर जो है वो लगाया हुआ था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 आपके मुगल एम्परर के बारे में है कि कौन से मुगल एम्परर ने शिफ्ट किया था एम्फेसिस, ओके, इलस्ट्रेटेड इन द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स में। तो आपका पहले एल्बम्स में जो भरा जाता था उसको इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स में कौन जो है वो अपनी पेंटिंग को जिसने शिफ्ट किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपने थोड़ा भी हिस्ट्री, अगेन एनसीईआरटी अगर अच्छे से कवर किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि जहांगीर जो है उन्होंने इनफैक्ट ये पेंटिंग वगैरह के लिए फैक्ट्री भी बनाई हुई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका जहांगीर ही होना चाहिए। अब आप मेरे से पूछो तो अगर आप एनसीईआरटी की बात करो तो ऐसे हुआ, और मेरे से पूछो कि मैंने इसका आंसर जो है वो सी क्यों लगाया, तो गाइज मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द 20th वाइफ। तो मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसने एक्चुअली मुझे ये बुक जो है वो पढ़ाई थी, और वो पढ़ रही थी तो उसने भी मुझे शेयर की, और ऐसी कोई हिस्टोरिकल बुक है करके। तो मैंने जब ये पढ़ा तो गाइज उसमें एक्चुअली मुझे बहुत सारा जो है वो मुगल टाइम के बारे में पता चला कि जहांगीर जो है वो कैसे बेल ऑफ जस्टिस जो है वो बांधा करता था, और एग्जैक्टली मेहरुनिसा क्यों रूल करती थी वगैरह। तो ये एक फिक्शनल बुक है, बट कभी कभी आपकी हिस्टोरिकल बुक से भी आपको हिस्ट्री का नॉलेज जो है वो मिल जाता है। और इसलिए मुझे पता था कि जहांगीर को जो है वो ऐसे अपने छोटे छोटे मिनी पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाना काफी ज्यादा पसंद है, और मैंने इसका आंसर सी लगाया था। तो आपका नॉलेज जो है वो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा इसके बारे में बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला हुआ है नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क और एनवायरमेंट रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो स्ट्रिक्टली, जैसा मैंने आपको बोला है, पॉलिटिकली आपके लिए स्ट्रिक्टली लक्ष्मीकांत है। हिस्ट्री का, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री की आप बात करो तो उसके लिए स्ट्रिक्टली आपके लिए स्पेक्ट्रम जो है वो भगवान है। वैसा ही आपका एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की जो बुक है वो आपके लिए भगवान है। अब आप लोगों के लिए ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें रटना मुश्किल होता है, बट उनको बार बार आप लोग जो वो रिवाइज कीजिए और उसके बाद में आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें अगर आप लॉजिक लगाओ तो एटलीस्ट वैली ऑफ फ्लावर्स को तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके उत्तराखंड में आता है। और आपसे पूछा है कि सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका मैं थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन की बात कर दिया। ये आपसे पूछ रहा है कि अल्पाइन जो है, टेम्परेट अल्पाइन जोन जो है वो आपका कहाँ पे आता है। मुझे लगा ये अगस्त से मलाई वाला क्वेश्चन है। तो ये आपका अल्पाइन जोन जो है वहां पे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगस्त से ये आपका अल्पाइन जोन में कौन सा क्वेश्चन आएगा? तो सिंपल लॉजिक लगाइए, अल्पाइन जोन मतलब क्या, थोड़ा सा जो एल्प्स से रिलेटेड जो है आपका, या थोड़ा सा पहाड़ी वाला जो पार्ट है वहां पे। मानस नेशनल पार्क आपको पता है कि ये थोड़ा सा ग्राउंड पे है, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद में नमदफा में एंड मे बी आप लोग वैली ऑफ फ्लावर में कंफ्यूज रहोगे। नेवरा वैली जो है वो अगेन आप लोगों की थोड़ी सी साउथ में वगैरह, नेवरा दी वैली आप लोग अगेन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं समहाउ भूल रहा हूँ कि ये कहाँ पे आती है, बट मुझे पता था कि नेवरा वैली इसका आंसर नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा इसका ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था, बिकॉज ये वाला मैप मैंने कहीं तो देखा हुआ था जिसमें मैंने देखा था कि अल्पाइन वेजिटेशन जो है वो आपका एकदम टॉप मोस्ट वाले रीजन, मतलब ऐसे जम्मू कश्मीर हो गया, या आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर उत्तराखंड हो गया, एंड नो डाउट आपका इवन अरुणाचल प्रदेश में भी आता है। लेकिन नमदफा जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट इस वाले रीजन में आता है। तो मैं कहीं तो कंफ्यूज था ऑप्शन में कि या तो इसका आंसर जो है वो बी है, या फिर इसका आंसर जो है वो डी है। आई वेंट विद माई गट्स, और मैंने बोला कि यार ये वैली ऑफ फ्लावर जो है वो काफी ज्यादा ऊपर है, ऑलमोस्ट एकदम नेपाल वाले रीजन को ऑलमोस्ट ये टच करता है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर जो है वो डी लगा दिया था। ओके, तो अगेन आपके ऐसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो अच्छे से थोड़ा सा, ये इवन आपके एनसीईआरटीज के अलग अलग मैप्स जो है वो कैसे आपके कभी कभी काम आ जाते हैं कि अल्पाइन वेजिटेशन कहाँ मिलेगा आपको, डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ मिलेगा, लिटोरल स्वाम्प वेजिटेशन कहाँ है, माउंटेन कहाँ है, ड्राई ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस कहाँ है। तो अगेन ये थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, और अपना ज्योग्राफी की जो आपके बेसिक एनसीईआरटीज है उसको अच्छे से कवर करके रखिए, आपका आंसर जो वो करेक्ट आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन। तो गाइज मेरी फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना भूल गया, एक्चुअली मैंने जो अपनी करंट अफेयर्स की पिछले साल, मैं पिछले 6 सालों से सिखा रहा हूँ, और मेरी जो करंट अफेयर्स की जो बैच हुई थी 2019 के, उसमें से ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चन एज इट इज रिफ्लेक्ट हुए थे यूपीएससी 2019 में। वन ऑफ द रीजन फॉर स्कोरिंग दिस मेनी हाई मार्क्स 142 वाज आल्सो दिस, बिकॉज आई कंडक्टेड दिस कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर, जिसमें हम लोग थीम वाइज जो है वो पूरे पूरे करंट अफेयर जो कवर कर रहे थे पिछले पूरे 2 सालों के। तो इसलिए
मेरा इवन 142 स्कोर आने के पीछे कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था, नो डाउट। मेरा कामनेस, मेरा नॉलेज इतने सालों का, वो सब काम तो आया ही, बट अगेन मेरे करंट अफेयर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे हिट हुए थे। वन ऑफ द क्वेश्चन वाज दिस, आई कैन शो यू, दिस वाज द स्लाइड जिसमें आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे करंट अफेयर्स की एज इट इज स्लाइड लेके आया हूं, मैं कुछ भी मॉडिफाई नहीं करके आया हूं। और यहाँ पे मैंने उनको अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूरा का पूरा सबको सिखाया हुआ था गवर्नमेंट स्कीम में, कि अटल इनोवेशन मिशन में क्या क्या हो रहा है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसके अटल इनोवेशन मिशन के कोर फंक्शंस क्या होंगे, कैसे होगा, और इनमें अब के अगेन सब कंपोनेंट्स वगैरह कौन कौन से होंगे। ये स्लाइड आज भी जिन जिन स्टूडेंट से आप चाहो तो उनसे देख सकते हो, यहाँ पे कॉपीराइट भी मैंने लगाया 2019 का, तो ये 2019 की एज इट इज स्लाइड है। बट एनीवेज, अगर आप थोड़े भी सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा कि इसका आंसर सिर्फ एक ही है, वो है नीति आयोग। ओके, अटल इनोवेशन मिशन आपका नीति आयोग जो है उसने लॉन्च किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 20। ये आपके बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर ये आपका गलत होता है तो आप लोगों को अगेन रिवीजन करने की जरूरत है आपके ज्योग्राफी का। आपसे पूछा है कि ऑन 21 ओके, आप लोगों का क्या होने वाला है, सन का हाल जो है वो क्या होगा, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे क्या होने वाला है आपका, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट द आर्कटिक सर्कल। तो ये आपके अगेन एनसीईआरटी में एकदम परफेक्टली जो है वो दिया हुआ है। आपको ये सब देखने की भी जरूरत नहीं है कि सन डज नॉट, ये एंटार्क्टिका में उस टाइम पे नहीं होगा। एंटार्क्टिका में ऑब्वियसली नीचे के इसके 6 महीने के बाद में, दिसंबर के पीरियड में जो है वो ऐसा होने वाला है। फिर शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड द नून ऑन द इक्वेटर, अगेन ये वाला भी करेक्ट आंसर नहीं है, और ना ही आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला आंसर है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए। अगेन ये आपके एनसीईआरटी में बेसिक दिया हुआ है, आई सपोज इतना आपको अच्छे से पता होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में जो है वो इंट्रोड्यूस की हुई है। तो न्यू वर्ल्ड जो है वो, अगर हम लोग बात करें तो न्यू वर्ल्ड कौन सा है, इस कंटेक्स्ट में न्यू वर्ल्ड है आपका साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा का पूरा न्यू वर्ल्ड था, एंड ओल्ड वर्ल्ड में क्या है आपका, पूरा का पूरा यूरोप और पूरा का पूरा एशिया, इसको हम लोग ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। तो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में आपकी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अगेन याद करने की भी जरूरत नहीं है गाइस, सिर्फ लॉजिक यूज करना है। आप लोगों को पता होगा हमारे भी साइट पे कॉटन जो है वो इवन हरप्पन साइट पे हम लोगों को मिला हुआ है, तो वहां से तो क्या ही इंट्रोड्यूस करोगे। कॉटन वाला ऑप्शन ये है, ये हो गया आपका एलिमिनेट। उसके बाद में दूसरा और एक कॉटन वाला ऑप्शन ये है, मतलब ये भी हो गया आपका एलिमिनेट। अब आपके पास में बचता है रबर, कॉफी, वीट और टोबैको, कोका एंड रबर। तो अब अगेन इसमें आप कंफ्यूज हो तो सिंपल सोचिए, वीट जो है वो कब से हमारे पास में हम लोग उगा रहे हैं, तो वीट को भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। तो अगेन गाइज लॉजिक जो है वो नहीं छोड़ना है, एलिमिनेशन मेथड को नहीं छोड़ना है। कहीं ना कहीं ऐसे ही आपका एक्टिव या फिर पैसिव नॉलेज जो है वो आपका काम आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है होगा ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे अगेन अब देखो मैंने आपको रूल दिया हुआ है एक्सट्रीम्स का, कि एक्सट्रीम जितने भी हो, जहां पे भी आपके ओनली हो या जहां पे भी आपके ऑल वगैरह दिए हो, उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, double humped camel is naturally found in India only, one horned rhinoceros is naturally found in India only। अगेन यहाँ पे बहुत सारे तीनों की तीनों स्टेटमेंट में आपके ओनली है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है कि डी है क्या आंसर। तो अगेन आप लोग एटलीस्ट इतना तो सेफ हो कि भैया डी इसका आंसर नहीं, मतलब इसमें से कोई तो भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, दो या तीन जो भी हो सकता है वो। अब आपको थोड़ा सा लॉजिक अगेन यूज करना है। अब यहाँ पे मेरा क्या लॉजिक काम में आया या मेरा क्या प्ले किया इंपॉर्टेंट रोल, वो है ट्रैवलिंग। तो गाइज मैं ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करता हूँ, और मैं लेह लद्दाख भी ट्रैवल करके आ चुका हूँ। और इनफैक्ट इट इज इन लेह लद्दाख दैट आई सॉ डबल हम्प्ड कैमल जो है वो पहली बार मैंने वहां पे देखा हुआ था। आप सबको पता होगा कि हमारे नॉर्मल डेजर्ट्स में आपका सिंगल हम्प्ड जो है वो कैमल हुआ करता है। मैंने ये डबल हम्प कैमल वहां पे कैमल देखा था, और एक्चुअली इसकी राइडिंग भी मैंने की हुई है, इसलिए मुझे पता था कि ये जो है ये हमारा सेंट्रल एशिया से मेनली प्राणी आया हुआ है। तो मैंने टू को एलिमिनेट कर दिया। टू को एलिमिनेट करते ही हमारे पास में बचता है सी, और हमारे पास में बचता है ए। ओके, अब उसमें से अगेन आप लोग सोचिए, वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो सिर्फ इंडिया में कैसे मिलेंगे। आपको पता होगा ये आपके असम वाले रीजन में मिलता है, तो मे भी मैंने ऐसे सोचा ये थोड़ा बहुत आपके नेपाल वगैरह में, या फिर आपके ऊपर के साइड में, मतलब भूटान वगैरह हो गया, या अगेन आपका थोड़ा सा म्यांमार वाले पार्ट में, या और भी कोई साउथ ईस्ट एशियन रीजन में वगैरह मिलता होगा। तो एक्चुअली मैंने ऐसा लॉजिक लगाया और मैंने यहाँ पे इवन इसको एलिमिनेट किया, और इसका करेक्ट आंसर जो था वो ए था, और मेरा ये करेक्ट आंसर भी आया।
ओके तो एशियाटिक लायन एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, इसके पहले पूरे ही पूरे ऑलमोस्ट एक आपके पर्शिया से लेके आपके साउथ ईस्ट एशिया तक जाते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ पोचिंग और बिकॉज ऑफ हंटिंग आज एशियाटिक लायन सिर्फ आपके गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। इनफैक्ट इस पे कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, बिकॉज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मांग रही थी कि हमको ये गिर के लायंस जो वो दे दो, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट वाज नॉट वेरी कीन टू ट्रांसफर दिस लायंस, तो वही एक इशू था आपका। अब हम लोग देखते हैं कोई अगेन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सी फेमस प्लेस और रिवर जो है वो मैच करता है। तो पंढरपुर, चंद्रभागा, तो जो महाराष्ट्र से है उनको तो एक्चुअली ये वाला करेक्ट आ ही जाएगा, बिकॉज महाराष्ट्रियन लोग जो है वो पंढरपुर को एक बहुत ही रिलीजियस और एक सेक्रेड प्लेस मानते हैं। तो उन सबको पता है कि चंद्रभागा रिवर जो है उसके अराउंड में ही पंढरपुर आता है आपका। ओके तो उस पर बहुत सारे गाने भी है कि चंद्रभागा के नदी के किनारे हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो 1 तो आपका करेक्ट है ही। अब गाइस यहाँ पे आपको जो चीज देखनी है वो है हम्पी। अगर आपको पता है नहीं पता है तो भी आपको पता, मतलब इतना तो आपको लॉजिक लगाना ही होगा कि मलप्रभा रिवर वहां पे कैसे आएगी। अगर आपने हम्पी को मलप्रभा रिवर के यहाँ पे लगाया है, इसका मतलब आपका एनसीईआरटी ठीक के पढ़ के नहीं हुआ है। गाइस ये आपकी 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है और उसमें आप लोग हम्पी के बारे में एग्जैक्टली क्लियर डिस्कशन दिया हुआ है कि हम्पी ओके मसूलीपट्टनम एंड सूरत के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया था, जिसमें से सबसे पहले हम्पी की अगर हम बात करें, इन्होंने बोला है कि हम्पी इज लोकेटेड इन कृष्णा एंड तुंगभद्रा बेसिन। ये 2 रिवर के बेसिन पे आपकी बसी हुई ये है। बाकी डिटेल्स भी आपके इसमें दिए हुए हैं। 7th की एनसीईआरटी है गाइज। अगेन अगर आपने उसको मिस किया है तो आपका ये गलत होगा ही, और यहाँ पे आपका थर्ड रॉन्ग होने वाला है। थर्ड रॉन्ग करते ही आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा और वो है आपका 1 and 2 ओनली। भले ही आपको पता था तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर के तट पे है या नहीं है, बट वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। और ऐसे ही आप लोग जो है वो 142 स्कोर करते हो। कहीं पर भी लॉजिक नहीं छोड़ना है, कहीं पर भी आपके ये बेसिक्स जो है वो नहीं छोड़ने हैं। आप लोग देख सकते हो कैसे इंटरलॉकिंग पैटर्न में, एंड एक्चुअली इसको वंडरफुल मार्वल वगैरह बोलते थे लोग, बिकॉज एकदम अलग ही टाइप की हम्पी जो है वो सिटी बनाई हुई थी। तो हम्पी को तो आपको एनी हाउ अच्छे से कवर करना ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसमें आपसे पूछा है कि इन गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस आर हायर इन सम स्टेट एंड देन द अदर्स बिकॉज। तो ये आपका पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगेन पॉवर्टी यूजुअली हम लोग ऐसा मानते हैं कि मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी इसको कैसे पूछ लिया है। तो यहाँ पे पॉवर्टी का जो क्वेश्चन है, ओके पॉवर्टी का जो क्वेश्चन है, तो इसमें जानना चाहते हैं कि आप लोगों को कितना कुछ पता है, इसलिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस था बी, दैट इज प्राइस लेवल वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसका अगेन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा। वेस्ट बंगाल में जब मैं खाना खाने के लिए गया था, एज इन वेस्ट बंगाल जब मैं ट्रैवल किया था, उस टाइम पे वहां पे एक्चुअली आपकी थाली वगैरह जो है वो काफी सस्ती आपको मिलती है। मतलब हार्डली एक आप 20-30 रुपए में तो एकदम जबरदस्त आप लोग खाना खा सकते हो। बट वही जो मेरी करंट सिटी है पुणे, पुणे में जब मैं यहाँ रह रहा हूँ, एज इन वेस्ट बंगाल में मैं कोलकाता की बात कर रहा हूँ, तो पुणे में जब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो वही थाली जो है उसके कम से कम मुझे 70 से 80 रुपए भरने पड़ रहे हैं। मतलब पक्का कहीं ना कहीं प्राइस लेवल जो है वो मेरे अलग अलग होंगे। इसलिए हम लोग जो है वो ऑफिशियल पॉवर्टी के फिगर्स जो होंगे वो प्राइस लेवल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपका क्वालिटी जो है वो एक चीज की दूसरी जगह पे जा सकती है, ये आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट जो है वो तो ऑब्वियसली वेरी करता है, बट उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर कोई सी में भी कंफ्यूज हो सकता है, वो कोई गलत बात नहीं है। पॉवर्टी रेट जो है वो भी स्टेट से डिफर करती है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। बट ज्यादा जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी। ओके तो इसलिए मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसका आंसर जो बी लगाया और वो बी आंसर करेक्ट भी आया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है सल्फेट एरोसोल के बारे में कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ cirrus cloud thinning technique and injection of sulfate aerosol in stratosphere। तो इससे क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। इससे आर्टिफिशियल रेन होगी क्या? तो अगेन यहाँ पे कुछ आप लोग लॉजिक लगा सकते हो, मे भी हो सकता है। ओके मे भी हो सकता है बिकॉज आपने आर्टिफिशियल रेन के बारे में पढ़ा है, लेकिन फट से इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है वो ए आंसर लगा दो। पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ो,
रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लॉजिक के बाहर का स्टेटमेंट है। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड ऑन अर्थ, अगेन इसका कोई लेना देना नहीं है, अगर सोलर विंड का इन्फ्लुएंस हुआ भी तो एक छोटे मोटे ये सल्फेट एरोसोल आपका क्या ही कर लेंगे। अगेन आपका आंसर है रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे आपको सचेत रहना है, मे बी ये वाला आंसर भी होगा। एक्चुअली मैंने इसका आंसर डी ही लगाया, बट आई वाज डेफिनेटली कंफ्यूज्ड इन ए एंड डी कि इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लाउड सीडिंग के बारे में। क्लाउड सीडिंग की टेक्निक में क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन लेके जाते हैं और हम लोग जो है वहां पे ऐसे कुछ मटेरियल का छिड़काव करते हैं, खास करके आयोडाइड होते हैं आपके, ओके, तो वो आपके सिल्वर आयोडाइड होते हैं या फिर आपके पोटेशियम के आयोडाइड वगैरह होते हैं। तो इनके आयोडाइड का छिड़काव करने के बाद में दे एक्ट एज अ मटेरियल, और फिर ये यहाँ पे आपका एक्चुअली कंडेंसेशन वगैरह होना शुरू होता है और यहाँ से आपके बारिश जो है वो होनी शुरू होती है। तो मैंने फिर बोला यार यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड वगैरह यूज होता है, ऐसे मेरे दिमाग में था अच्छे से, तो फिर पक्का यहाँ पे सल्फेट एरोसॉल जो है, क्योंकि एरोसॉल का आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, एरोसॉल जो है वो आपके हम लोग यूज करते हैं ग्लोबल कूलिंग के लिए, ओके, जितने आपके एरोसॉल एटमॉस्फेयर में होंगे वो कूलिंग करते हैं। ये अगेन आपके शंकर आयस में अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, या अगर आप लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल कूलिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए गाइज मैंने इसका आंसर डी लगाया। मुझे अच्छे से पता था कि सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड यूज होता है आपके आर्टिफिशियल रेन जनरेट करने के लिए। तो एरोसॉल जब आप बोल रहे हो, सल्फेट एरोसॉल आप लोग यूज कर रहे हो, तो मैंने इसका आंसर ग्लोबल वार्मिंग लगाया और इसका आंसर करेक्ट भी था। इसका राइट आंसर जो है वो है डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, और क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोल रहा है पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन। सिंपल है गाइज, अगेन आपका क्लियरली आपके शंकर आयस में दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने मेरे अगेन करंट अफेयर्स के बैच में इसको बहुत अच्छे से कवर किया था, और ये सारे के सारे टेक्निक्स जो है मैंने सिखाए भी थे उनको कि गैसिफिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है, पायरोलिसिस एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बीच के डिफरेंसेस क्या है, प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन वगैरह क्या होता है। ये सब के सब हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये वेस्ट को यूज कर सके एनर्जी जनरेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन एज इट इज रिफ्लेक्ट हुआ था, और इसमें मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि इसका आंसर क्या होगा करेक्ट, वेस्ट टू एनर्जी ही इसका करेक्ट आंसर था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो ये थोड़ा सा मैं पहले के क्वेश्चन के साथ में कंफ्यूज हो गया था। इसमें मैं आपको अगेन बोलता हूं कि शंकर आयस जो है वही आपके लिए भगवान है। शंकर आयस में क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, अगस्त्य मलाई में देख लो, ये अगेन मैं आपके अपेंडिक्स से लेके आया हूं। आप कभी भी अपेंडिक्स को जो है अवॉइड करते हो, और एक्चुअल डेटा जो है वो अच्छा अच्छा इसी में दिया हुआ है कि आपका अचानक मर अमरकंटक जो है वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व में आपके कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। उसके बाद में आपके अगस्त्य मलाई में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, नेयार, पेप्पारा, उसके बाद में आपका ये शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, और उसके आजू बाजू के जो भी एरियाज है। तो अब इसमें से नेयार को या फिर ये पेपारा को या शेंडोरी को बोलने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है ए ऑप्शन। इसमें अगर मुझे एलिमिनेट करना था, तो अगर मुझे नहीं पता होता, ये तो मुझे पता था क्योंकि मैंने शंकर आयस को अच्छे से पढ़ा हुआ है और पढ़ाया हुआ है ये सब, लेकिन अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं किसको एलिमिनेट करता? ऑब्वियसली इसमें से मैं नागार्जुन श्रीशैलम को पहले एलिमिनेट करता, बिकॉज ये आपका कहाँ आएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में आएगा। श्रीशैलम आपका आंध्र प्रदेश में आता है, और नागार्जुन सागर जो है उसका बड़ा जो डैम है वो भी आपके उस रेंज में आता है। तो अगस्त्य मलाई आपको पता है ये आपके केरला वाले रीजन में आ रहा है, तो इसको तो मैंने एलिमिनेट कर ही दिया होता। अगर मुझे नहीं भी पता होता तो भी 33 में जो है मैं कंफ्यूज रहता, तो मैंने एटलीस्ट इतना तो इसको उड़ा ही दिया होता। और ये सब नाम जो है वो आपको थोड़े बहुत क्योंकि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली वहीं पे आती है, साइलेंट वैली भी उसी एरिया में आती है। तो ऐसे अब यहाँ से आप लोग इसको कैसे आप लोग एलिमिनेट करोगे, उसका सीधा आंसर है आप लोग शंकर आयस या अपनी जो भी रिस्पेक्टिव जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो पढ़नी पड़ती है वो तो आपको कंपल्सरीली पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने इसलिए इसको एलिमिनेट कर पाया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिकॉज मैंने आपको बोला है एक्सट्रीम्स को अवॉइड करो, जहां ऑल लिखा है, ओनली लिखा है, उनको हम लोग अवॉइड करते हैं। बट यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपका सम लिखा हुआ है, सम 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 सम। तो सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बिवोरस,
क्यों नहीं हो सकते हैं? कुछ आपके कार्निवोरस होंगे, कुछ आपके हर्बीवोरस होंगे, और इनफैक्ट ये मैंने ऐसा सुना भी था। तो मैंने कुछ टर्टल्स के बारे में हिंदू में वगैरह पढ़ा हुआ था, तो ये मुझे पता था कि करेक्ट होगा। सम स्पीशीज ऑफ द फिश आर हर्बीवोरस, अगेन फिश है, कुछ फिशेज जो वो अल्गीज ही खाती हैं सिर्फ, तो अगेन ये भी आपका करेक्ट है। अगेन आपने अगर कार्टून मूवीज भी देखी होंगी, तो बहुत सारे कार्टून मूवीज में जैसे कि फाइंडिंग नीमो वगैरह हो गया, उनमें भी आपने देखा होगा फिशेस जो है वो कुछ आपकी फिशेस होंगी बड़ी छोटी छोटी, जो आपके अल्गीज वगैरह खाएंगी, और कुछ आपकी बड़ी बड़ी फिशेस होंगे जो कार्निवोरस होंगे और इन छोटे छोटे फिश को खाएंगे। फिर उसके बाद में तो ये 1 और 2 आपका करेक्ट हो गया। अब 1 और 2 को करेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि स्नेक जो है वो विवीपेरस है या नहीं है। बिकॉज मुझे पता था कि स्नेक जो है वो एक्चुअली अंडे देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली लाइव बर्थ भी देते हैं क्या? ओके, तो ये मुझे नहीं पता था। तो बिकॉज ऑफ माई लॉजिक कि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ऐसा ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, तो इसके लिए मेरा एक ही आंसर बन रहा था, वो है डी, और मैंने इसके लिए इसका आंसर करेक्ट लगाया। और ये थर्ड आंसर तो करेक्ट है ही, मतलब सम स्पीशीज ऑफ मराइन मैमल्स, मैमल्स कितने बड़े हैं, और उसमें से वो हर्बीवोरस है, तो ऑब्वियसली होंगे ही कुछ आपके बड़े बड़े जो हर्बीवोरस मैमल्स होंगे, वो हर्बीवोरस होंगे ही। ओके, तो ये इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो डी बनता है। स्नेक आप लोग देख रहे हो, कुछ स्नेक जो है वो आपके विवीपेरस भी होते हैं। विवीपेरिटी का मीनिंग होता है कि लाइव बर्थ देना। ओके, मतलब ये पूरा का पूरा इंडिविजुअल जो वो बॉडी के अंदर ही डेवलप हो चुका है, हम लोग सब भी विवीपेरस होता है। उसके बाद में ये ग्रीन टर्टल है, ग्रीन सी टर्टल इसका नाम है, ये आपका हर्बीवोरस है, और ये अगेन इसका नाम है पैरेट फिश। तो ये पैरेट फिश जो है, ये इसका अगेन पैरेट जैसा इसका चोंच दिखता है अपने को, और इसके दांत आप लोग देख सकते हो, ये अलगीज पे मेनली डिपेंड करती है, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, और क्वेश्चन नंबर 29 जो है पूरा का पूरा अगेन पूरे लॉजिक पर बेस्ड है। सिर्फ एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आप मेरे से पूछो कि मुझे ब्लू फिंड महाशीर के बारे में पता था कि कावेरी रिवर में है या नहीं है? आंसर इज नो, मुझे नहीं पता था। उसके बाद में मुझे रस्टी स्पॉटेड कैट एक्चुअली ये भी नहीं पता था, बिकॉज मैंने पढ़ा था उसको कहीं ना कहीं, बट मैं भूल गया था कि वो ईस्टर्न घाट में कहाँ है कहाँ है। ओके, तो एक चीज मुझे अच्छे से पता थी, वो थी इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन आपके, इरावदी रिवर कहाँ आती है? इरावदी रिवर आपकी म्यांमार वाले रीजन में आता है। म्यांमार वाले रीजन में अगर आपकी डॉल्फिन है, तो आप खुद सोचिए वो चंबल रिवर जो आपकी एकदम ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया में आती है, वहां तक कैसे आपकी जो है ये पहुंचने वाली है। तो ये वाला मैंने लॉजिक लगाया, और मैंने 2 को एलिमिनेट किया। 2 को एलिमिनेट करते ही मेरे पास में सिर्फ एक ही आंसर बचा कि भैया इसका आंसर करेक्ट रहने वाला है, वो है सी, दैट इज 1 एंड 3। तो कैसे मैंने सिर्फ एकदम कम इंफॉर्मेशन पे भी इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट किया। तो आप देख सकते हो ये इरावदी डॉल्फिन है, और इसका रेंज भी अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिर्फ इतने ही रेंज में पाई जाती है, और कोई भी रेंज में आपकी नहीं मिलने वाली है। ओके, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका माइक्रोबेट से रिलेटेड है, एंड अगेन गाइज आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट ये वाला क्वेश्चन एज इट इज इसका आंसर ए है। तो मराइन इकोसिस्टम जो है वो उसको हार्मफुल करता है, हार्म करता है वो। और ये एज इट इज मेरी अगेन मेरी स्लाइड है, जो मैंने एज इट इज मेरे स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स हमारा जो होता है उसमें दी हुई थी, और उसमें से एज इट इज आई थी, जिसमें मैंने अगेन बताया था कि ये फिशेस के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये प्लैंकटन या अल्गीज वगैरह है, और उन लोगों को ये खाना शुरू कर देती है। तो ये अगेन एक माइक्रोबेड और माइक्रोप्लास्टिक जो है वो एक नया प्रॉब्लम जो है वो बना हुआ है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए। मैंने बाकी सोचा भी नहीं, मतलब पढ़ा मैंने, नो डाउट ऑप्शन पढ़े, बट स्किन कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है। अगेन ये जो है प्लांट्स का इरिगेशन फील्ड का कोई रिलेशन नहीं है, या एडल्ट्रेंस का कोई रिलेशन नहीं है, मराइन इकोसिस्टम से रिलेटेड है आपके माइक्रोबेड्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो आपका हिमालयन नेटल से बात कर रहा है, और इसमें आपका गिरांडिना आपका डाइवर्सिफोलिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, भैया हमको सिंपली हमने बोल दिया, हमने हाथ खड़े कर दिए, हमको नहीं पता। मुझे माफ करो, मैंने इसको सीधा का सीधा छोड़ दिया, बिकॉज अगर आप इसका नाम पढ़ो थोड़ा सा, कहीं से भी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। नो डाउट आप सस्टेनेबल सोर्स वगैरह की बात करो, बट यार सब जगह पे ये सही लग रहा है। एंटी मलेरिया ड्रग हो सकता है क्या? मे भी हो सकता है, बिकॉज मैंने नहीं पढ़ा है। बायोडीजल हो सकता है कि मे भी हो सकता है, क्योंकि इसके नाम से ऐसा लग रहा है कि ये कोई तो प्लांट वगैरह होगा या कुछ होगा, तो मे भी हो सकता है। अगेन पल्प इंडस्ट्री में यूज कर सकता है क्या? मे भी हो सकता है। टेक्सटाइल फाइबर में होगा क्या? मे भी। मैं इसको एलिमिनेट कर रहा था, इनफैक्ट मैं बोला हुआ तो डी को ही मैं एलिमिनेट करूंगा, बट मैंने मेरे थोड़ा सा बुद्धि यूज किया। मैं बोला इधर मैं कंफ्यूजन, मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं लग रहा है, तो मैंने इस क्वेश्चन को एक्चुअली डक कर दिया, मैंने छोड़ दिया, और गाइस इसका करेक्ट आंसर भी डी है।
ओके, एक्चुअली ये आपका गिरांडिना डाइवर्सिफोलिया जो है, इसको बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है एक सस्टेनेबल सोर्स के तौर पे एज अ टेक्सटाइल फाइबर। ओके, तो ये मुझे नहीं पता था, बट डाउन टू अर्थ मैगजीन ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया था। तो गाइज, अगर आपको एक डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स वगैरह अगर आप लोग पढ़ो, तो कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट से जहां से आपको डेटा कलेक्ट करना चाहिए। एक डाउन टू अर्थ है आपका, दूसरा आपका पीआरएस है, नो डाउट आपका द हिंदू आता है, नो डाउट आपका द इंडियन एक्सप्रेस वगैरह आता है, बट डाउन टू अर्थ भी उनमें से वन ऑफ द मैगजीन है जिसको आपने कवर करना चाहिए, और उन्होंने इसको एक्चुअली कवर किया था। ये 2017 में कवर किया था। अब आप लोग देखो, 2019 में आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन कवर कब किया है? 2017 में, मतलब 2 साल पुराना है। तो अगेन मैं इन सब के पीछे नहीं पड़ा, बिकॉज मैंने बोला जितना मेरे कैपेसिटी में हम लोग उतना ही खाएंगे। और ये उसके बारे में था कि हिमालयन नेटल जो है वो एक फाइबर यील्डिंग प्लांट है, और उससे काफी ज्यादा जो है यूज किया जा रहा है। बाकी हिंदू कुश की हिमालय से वगैरह मिल रहा है, और इंडिया में काफी यूज कर रहे हैं। उसके बारे में ये डाउन टू अर्थ ने पूरी पूरी स्टोरी जो है वो कवर की थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, और क्वेश्चन नंबर 32 मैंने मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स में मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखाया हुआ था रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो ये सिंपली अगेन रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन था। नो डाउट मेरा ये गलत नहीं होने वाला था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी था, कि सारे के सारे एप्लीकेशन है आपके रिमोट सेंसिंग के एंड आपके इमेजेस के, बिकॉज हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग हो गया आपका, अलग अलग हम लोग जो है वो स्पेक्ट्रम में हम लोग इमेजेस वगैरह ले रहे हैं। तो उससे आपको पता है कि ये रिमोट सेंसिंग से आप सारा का सारा डेटा जो है जनरेट कर सकते हो, कि क्लोरोफिल कंटेंट पता कर सकते हो क्या? आंसर इज यस। ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में पता कर सकते हो क्या? राइस पैडी से। आंसर इज अगेन यस। मे भी आपको लगे कि 2 को एलिमिनेट करना है, बट 2 को एलिमिनेट करो तो आपके पास में 1 एंड 3 को स्पेसिफाई करने के लिए कोई भी आंसर नहीं बचता है। लैंड सरफेस टेम्परेचर जो है वो बता सकता है क्या? ऑब्वियसली आंसर भी ये बता सकता है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग का वही तो काम है, इसी वही तो आपके सैटेलाइट कर रही है। तो अगर आपको लगता है कि 1 एंड 3 भी आपके करेक्ट है, तो भी 1 एंड 3 को सपोर्ट करने वाला कोई भी आंसर नहीं है, तो आपको 2 को तो लेना ही पड़ेगा, और इसलिए आपका आंसर जो है इसका बनेगा डी। अब हम लोग देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 भी अगेन वन ऑफ द, मतलब मैं ऐसा नहीं क्लेम करूंगा कि एग्जैक्टली मेरे स्लाइड से हुआ है, बट करंट अफेयर्स में मैंने हमारे स्टूडेंट्स को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो अच्छे से सिखाया हुआ था, जिसमें मैंने उनको पूरा डेटा दिया था। मैंने बताया था कि टॉप स्टेट जिसका मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज जो है वो आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह आता है, ये मैंने उनको बताया हुआ था। उसके अलावा मैंने उनको परसेंटेज वाइज भी बताया हुआ था कि परसेंटेज वाइज अगर हम लोग बात करें तो एरिया वाइज ये है, परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखें तो आपका ज्योग्राफिकल एरिया जो सबसे ज्यादा आता है वो है आपका लक्षद्वीप सबसे पहले, फिर मिजोरम है, अंडमान निकोबार है। अगेन ये स्लाइड भी मैंने मेरी 2019 में एज इट इज मैंने इनको शेयर किया हुआ था मेरे स्टूडेंट्स के साथ में। तो वहां पे उनका ये अगेन हिट जो है वो क्वेश्चन एज इट इज हुआ था, बट इसमें नो डाउट आपको माइंड का एप्लीकेशन करना ही पड़ने वाला था, क्योंकि जितने भी मैंने यहाँ पे परसेंटेज वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर की बात की हुई है, उसमें से एक भी स्टेट यहाँ पे जो पूछा है वो उसका नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहाँ तक बताया उनको? लक्षद्वीप बताया, मिजोरम बताया, अंडमान एंड निकोबार बताया। इवन ये इमेज में अगर आप लोग देखो तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मतलब आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर सिर्फ यूनियन टेरिटरीज परसेंटेज वाइज जो है वो कवर हो रहे हैं, बट कहीं पर भी मेन लैंड के एरिया जो है वो कवर नहीं हुए थे। अब आपको इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे स्लाइड के अलावा लॉजिक भी यूज करना था। लॉजिक क्या था? आपको पता होना चाहिए कि अगर एरिया वाइज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, तो नो डाउट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा की बात करूं तो परसेंटेज वाइज जब मेरे से यूपीएससी पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है वो कहाँ पे टोटल एरिया का ज्यादा है, तो उस टाइम पे मुझे ध्यान देना है कि महाराष्ट्र ऑब्वियसली कम होने वाला है, तो 3 सबसे आगे आना चाहिए। इतना मैंने बस लॉजिक लगा दिया, 3 सबसे आगे आना चाहिए, क्योंकि आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। तो अगेन ध्यान रखिए, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या पूछ रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, मैंने बोला भैया 3 वाले 2 ही अपने पास में ऑप्शन है, एक तो है आपका सी, दूसरा है आपका डी, जिसमें से क्योंकि 2 मतलब क्या हो रहा है आपका मध्य प्रदेश में ऑब्वियसली महाराष्ट्र से तो कम परसेंटेज वाला एरिया नहीं होगा, क्योंकि इतना आप लोग देख रहे हो मध्य प्रदेश ऐसे भी टॉप कर रहा है। तो 3-2 मेरा फिक्स हो गया। अब सिर्फ मुझे कंफ्यूजन था कि अब छत्तीसगढ़ में ज्यादा होगा या उड़ीसा में ज्यादा होगा, तो मैंने थोड़ा सा मे बी ऐसा सोचा, क्योंकि ओडिशा में कोस्टल एरियाज वगैरह भी आता है, ओडिशा का इतना बड़ा संस्कृति वगैरह रहा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज भी नक्सलिज्म वगैरह काफी ज्यादा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मे बी यहाँ पे ट्राइबल जी ज्यादा होंगे, ट्राइबल ज्यादा है तो यहाँ पे मे बी थोड़ा सा
फॉरेस्ट एरिया भी इनका ज्यादा होगा, और इसके लिए मैंने इसका आंसर जो है वो सी लगाया। अगेन कंप्लीटली लॉजिक बेस्ड एंड थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन एज इट इज आपका रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है, आपको एप्लीकेशन माइंड का करना ही पड़ने वाला है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। गाइज ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे करंट अफेयर्स में मैंने गैस हाइड्रेट के फॉर्म में अच्छे से बताया था। मैंने उनको ये भी बताया था कि ये आपके कहाँ पाए जाते हैं। ये जो है ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन के डेप्थ पे वगैरह पाया जाता है, एंड नो डाउट इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट वाले रीजन में भी पाया जाता है। और इसको हम लोग जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने मेनली मीथेन वगैरह का प्रोडक्शन के लिए। तो हम लोगों ने, इसलिए मैंने एनर्जी वाले सेक्शन में मेरे करंट अफेयर स्लाइड्स में इसको कवर किया था। तो इतना मुझे पता था कि सिंपल है कि आपके आर्कटिक एंड टुंड्रा रीजन में मिलेगा क्या, तो मुझे पता था कि 2 तो इसका कंपलसरीली आंसर आने ही वाला है। तो 2 वाले आंसर्स में आपका सारे के सारे मेजॉरिटी ऑप्शन उसमें आ ही रहे। बट उसके अलावा मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डेकेड और 2, ये मुझे पता नहीं था मे बी। अब उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ द मीथेन गैस फ्रॉम द डिपॉजिट्स। तो आंसर इज यस, बिकॉज मेरे स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि की कंसर्न क्या है, द मीथेन फ्रॉम द हाइड्रेट्स कैन नॉट बी अलाउड टू एस्केप इन द एयर, एज इससे ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपके बढ़ेंगे और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ने वाला है। तो मेरा 1 एंड 2 तो कंफर्म हो गया था कि करेक्ट है। तो इसके लिए ए या फिर डी में मैं कंफ्यूज था। और गाइज ये मेरा गलत हुआ था, मतलब भले ही मैंने सिखाया है बट मेरा गलत हुआ, बिकॉज मैं बोला कि यार ये आपका मीथेन जो है इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डेकेड और 2, इतना दूर क्यों होगा, ऐसा मैंने मेरा लॉजिक लगाया। मैंने इसमें लॉजिक लगाया कि इतना दूर जाके क्यों होगा। बट गाइज इसके बाद में मैंने जो भी इंटरनेट वगैरह सर्च किया, वहां पे इसका आंसर मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने 3 दिया हुआ है, और जितने भी आंसर कीज है उन्होंने भी इसका आंसर 1 to 3 दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने इसका आंसर अभी के लिए डी पकड़ा है। नो डाउट इसका ऑफिशियल आंसर तो बाद में यूपीएससी ही कंफर्म करेगी, बट मैंने ए एंड डी इसका आंसर लगाया था, क्योंकि मैं बोला कि यार मीथेन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो चुका है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 डेकेड के बाद में क्यों आपका कन्वर्ट होगा, जब भी उसको मौका मिलेगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा मेरा सोचने के बाद में मैंने 1 एंड 2 लगाया, बट गलत था मेरा। ओके, और आपको अभी पता है कि इसका करेक्ट आंसर जो है डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 है आपका एटमॉस्फेयर में जितनी भी बर्निंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं, जो आपको पता होगा कि क्रॉप का रेसिड्यू बर्निंग वगैरह जो पंजाब वगैरह में चल रहा है, उस टाइम पे भी काफी चर्चा में चल ही रहा था। इनफैक्ट हर साल ही चलता है ये। तो उसमें पूछा है आपसे कि कौन कौन से गैसेस जो वो रिलीज होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होगा क्या? ऑब्वियसली आंसर इज यस। ओके, ऑब्वियसली आंसर इज यस। आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा क्या? ऑब्वियसली आंसर इज यस। मीथेन होगा क्या? मे भी हो सकता है, ठीक है। ओजोन का मुझे पता नहीं था, बट ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है कि 1, 2 एंड 4 को सपोर्ट करे, तो मैंने लगा दिया आंसर इसका डी। और एक्चुअली यही मेरा वेरीफाई भी हुआ। डाउन टू अर्थ मैगजीन ने एक्चुअली इसको कवर किया था। डाउन टू अर्थ मैगजीन ने बताया था कि पैडी बर्निंग की वजह से आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, ये सब आपके आ रहे हैं। और इसको ओजोन होगा क्या? तो अगेन इसका भी आंसर फिर आपका ऑटोमेटिकली यही बनता है। इसलिए कभी कभी आपको नहीं भी पता हो तो भी आप लोग इनके, बिकॉज ऑप्शंस इन लोगों ने ऐसे बनाए हैं जिससे आप लोग करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अगर 1 to 4 होता, मे बी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता, फिर 1 to 4 एंड 1 to 3, 4 में मैं पक्का कंफ्यूज होता, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन ही नहीं था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा और वो था डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन मेरे प्रीवियस बैच में मैंने अच्छे से लोगों के कवर करवाए हुए थे। मैंने उनको तारीख करके कैस्पियन सी को याद रखने का उनको मैंने बताया था कि तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आपका रशिया एंड कजाकिस्तान आपका कैस्पियन सी कह रहा आता है। उसके बाद में ब्लैक सी के आजू बाजू में गुरबट नाम के कंट्रीज हैं, तो ये सारे के सारे जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब उसमें आते हैं। और रेड सी के अराउंड में डेजी मतलब जबूती, एरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, सूडान वगैरह ये सब आते हैं। ये मैंने एज इट इज मेरे स्लाइड जो आपके लिए लेके आया हूँ, और उसमें मैंने उनको बताया हुआ था कि ऐसा है ही। तो इसका फिर एक ही आंसर मेरे पास बच रहा था, और वो आंसर करेक्ट था आपका बी। ओके, तो और सिंपल था, इसमें मुझे ज्यादा फिर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, सो आई सपोज आपको सबको इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ब्लैक सी को एलिमिनेट कर सकता था मैं। सिंपल 2 को जैसे ही मैंने एलिमिनेट किया, मेरे पास में एक ही ऑप्शन बच रहा था। फिर
आपको और एक चीज पता होनी चाहिए कि सीरिया जो है वो भी आपका रेड सी के अराउंड में नहीं आता है, तो 5 को भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऐसा इसका करेक्ट आंसर आता है। ओके, इसलिए का मतलब और क्या है, मैप्स जो है वो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एटलस को छोड़ना नहीं है। और जितने भी मैंने जो भी फ्री लेक्चर्स वगैरह लिए हैं उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को ये मैप्स वगैरह सिखाया हुआ है। आप सारे हो सके तो मेरे फ्री लेक्चर्स देख लीजिए, यूट्यूब पर भी मिलेंगे आपको और कुछ लेक्चर्स आपको अनअकैडमी पर भी मिलेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले मुद्दे पर, और अगला क्वेश्चन है आपका 37th क्वेश्चन नंबर, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन है। मेरा भी गाइस ये गलत हुआ, इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली इंडिया है। मैंने इसका चाइना लगाया हुआ था, लेकिन लेकिन इसमें ये वाली न्यूज में द इंडियन एक्सप्रेस ने पहले ही बता दिया था कि ये अगेन 2018 की जून के 2018 की न्यूज थी, जिसमें बोला था कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर। तो ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस में ये सब अच्छे से दिया हुआ था, और हम लोग ऑलमोस्ट 2010 से ही 2011 से ही लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में राइस के। बट मेरा गलत हुआ, कोई बात नहीं, गलत है, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होना अलाउड है, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी। ओके, और अब आप लोग भी याद रखिए कि एटलीस्ट 5 ईयर्स से हम लोग जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्या, आंसर इज यस। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, और क्वेश्चन नंबर 38 अगेन पूरा का पूरा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री ने मुझे इसमें हेल्प किया। और नो डाउट गाइज, मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो मेरा ऑप्शनल था उसने भी मुझे हेल्प किया। कैसे हेल्प किया मैं आपको बताता हूँ। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में इंडिया एंड बांग्लादेश का इशू सिखाते हैं, और इंडिया एंड बांग्लादेश का वन ऑफ द इशू इज ऑन द तीस्ता रिवर, कि तीस्ता रिवर का वाटर जो है कितना चाहिए। बांग्लादेश बोल रहा है हमको और ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट हो सके तो 50% वाटर शेयर करो। तो वो तीस्ता रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है मुझे अच्छे से पता था, वो है जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर से ये तीस्ता रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, ये मुझे पक्का पता था, बिकॉज मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा भी था और स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी था। तो मैंने जेमू को तो एलिमिनेट कर दिया। जैसे ही मैंने ये एलिमिनेट किया, मेरे पास में बच गए दो ऑप्शंस, ए या फिर बी। अब इसमें मतलब 1 एंड 4 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो रहे हैं आपके। आपको सबको, सीरियस एस्पिरेंट को सबको पता होगा, बंदर पूछ जो है वो उसका ओरिजिनर है। उसके बाद में 4 आपका सियाचिन जो है वो आपका नुब्रा में है। तो अगेन ये मुझे पता था, बिकॉज मैं लद्दाख घूमने गया था, तो मुझे पता था कि नुब्रा रिवर जो है वो आपकी सियाचिन से आती है। तो ये मुझे अगेन पता थी, एंड नो डाउट पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग सिखाते ही हैं, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर को हम लोगों ने क्यों कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज नुब्रा रिवर वहीं से ओरिजिनेट होती है। तो ये दोनों चीजें मुझे पता थी, बट ये मिलम एंड मंदाकिनी वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता था। तो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना था, और मैंने आपको बोला है जब भी 50-50 में हो तो एक आंसर जो है पक्का लगा दीजिए। मैंने इसमें ए आंसर थोड़ा सा मेरी गट फीलिंग के लगा दिया, बिकॉज इसमें 12 सिंगरी ऐसा कुछ नाम मुझे दिख रहा था। मैंने बोला यार मंदाकिनी रिवर जो है, अब देखो इसमें मैंने लॉजिक गलत लगाया, बट उस गलत लॉजिक ने भी मुझे यहाँ पे बचा दिया। अब कैसे बचाया मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला यार मंदाकिनी रिवर मतलब ये क्या हो गई, ये आपकी गंगा रिवर हो गई, और गंगा रिवर का तो ओरिजिन अगर होगा भी तो वो गंगोत्री ग्लेशियर में होगा, वो आपका मिलम में क्यों होगा। तो मैंने ऐसे सोच के इसको 3 को एलिमिनेट किया, बट अगेन वो आंसर मेरा गलत था। मंदाकिनी रिवर का आपका अलग ही ओरिजिनेटर है। ओके, बट स्टिल गलत लॉजिक के साथ में भी काम किया, बट स्टिल मेरा तो आंसर वहां पे करेक्ट हो गया था। और ऐसे कभी कभी आपका गलत लॉजिक भी आपके काम आ जाता है। ओके, सो गाइज ये है आपका मतलब 38th क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 39th क्वेश्चन पे। 39th क्वेश्चन पे क्वेश्चन था कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पेरिथियन एंड उसके बाद में फोरेट एंड ट्राइपोजोल, ये सब जो है वो आपके केमिकल किस चीज के लिए यूज करते हैं। लोग बोलेंगे सर ये तो डी वाले कैटेगरी में आता है, मैं बोलूंगा नहीं ये ए वाले कैटेगरी में आता है। रीजन बीइंग आपको मिथाइल के बारे में पता होना चाहिए। आप सबको मिथाइल अल्कोहल जो वो कितनी ज्यादा जहरीली चीज है पता है क्या। ये मिथाइल अल्कोहल बहुत बड़ी मतलब खतरनाक चीज है। इसको ऑब्वियसली जो खतरनाक चीज है अगर आपके बॉडी में जाते ही लोगों की डेथ हो सकती है, तो मिथाइल पेरिथियन जो उससे रिलेटेड होने वाला है उसको क्या आप अपने बॉडी में जाने दोगे क्या एज अ फ्रूट राइपनिंग एजेंट। आंसर इज नो। क्या आप उसको एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट कॉस्मेटिक में यूज करोगे क्या, जो आपके स्किन के थ्रू एंटर वगैरह हो जाए। आंसर इज नो। प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज करोगे क्या, अरे भैया मरना है क्या आपको। अगेन आंसर इज नो। और इसलिए मैंने सोचा कि अगेन इसका थोड़ा सा कार्बोफ्यूरान एंड म्यूथल प्यूराइड और फोरेट वगैरह से थोड़ा नाम भी मुझे एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड जैसा ही लग रहा था, और इसके लिए मैंने इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए दे दिया था। ओके, तो अगेन यहाँ पे कैसे आपका कभी कभी थोड़ा सा अजीब का ही लॉजिक काम में आ जाता है। तो आपका एक्टिव नॉलेज एज वेल एज पैसिव नॉलेज दोनों भी यूपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर करने में काम आते हैं। दोनों को आपको बिल्ड करना होता है। पैसिव नॉलेज आपका कहीं से भी आता है, कभी कोई मूवीज से आ जाता है, कभी आप लोग किसी जगह ट्रैवल करने गए थे वहां से आ जाता है, कभी किसी ने कोई आपको स्टोरी सुनाई होगी बचपन में मे भी उससे हो जाता है, कभी आपने और कोई देखा होगा चीज उससे हो जाता है। तो पैसिव नॉलेज कुछ भी हो सकता है, और एक्टिव नॉलेज तो आपका जो
बेसिक आपके बुक्स दिए हुए हैं उसी से आपका कवर होता है, बिकॉज इसको किसी ने कवर नहीं किया था। बट फिर भी अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का देखो तो इंडियन एक्सप्रेस ने वैसे तो इसको कवर किया था इस न्यूज को, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो कुछ आपके सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के बोल रही थी कि ऐसे 13 पेस्टिसाइड्स को हम लोग बैन करें क्या। और वो 13 पेस्टिसाइड्स के इन लोगों ने नाम भी दिए हुए थे, जिसमें मिथाइल पैरेथियोन है, सोडियम साइनाइड है, और उसके बाद में अलग अलग आपके और भी पेस्टिसाइड्स है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस ने आपका कवर किया था, और ये इंडियन एक्सप्रेस आई थिंक एक्सप्लेन्ड में दिया जाता है। गाइज मेरा सबसे फेवरेट पार्ट जो इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ना है वो है एक्सप्लेन पेज। आप में से लोग पूछेंगे सर हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, मैं बोलूंगा यार हिंदू आप लोग उसके एडिटोरियल वगैरह कवर करते रहो और उसमें से आपके आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट की बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस का अगर हो सके तो उसका एक्सप्लेन्ड वाला पार्ट जो है वो पढ़ लो, बिकॉज दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग चीजें आपकी कवर करवा रहे हैं। ओके और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब मैं कवर करूं तो आप लोग डेफिनेटली हमारी आगे करंट अफेयर्स की बैच लॉन्च होने वाली है। जो जो भी आपके 2021 के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारी एचवी देसाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर उसके लिए आपका बैच लॉन्च करेगा, तो आप लोग उसका पार्ट बन सकते हो। ओके तो और अगर आप लोग अभी के अभी ही इसका पार्ट बनना चाहते हो तो 2020 के लिए मैंने अनअकैडमी पे कोर्स लॉन्च किया। मे बी आप मंथली कोर्स परचेस करना चाहते हो, वहां से आप लोग मेरा मंथली कोर्स परचेस कर सकते हो, जिसमें जितने भी मैंने करंट अफेयर सीखा है आपको मिल जाएंगे। ओके तो दैट वाज अबाउट इट, और आप मुझे कांटेक्ट कर लो अगर आपको ये सब जानकारी चाहिए तो 9960861079 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो आपका रामसर कन्वेंशन से है। अगेन आई एम प्राउड टू अनाउंस कि मैंने मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में रामसर साइट के बारे में एकदम डिटेल में कि ये वेटलैंड्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के वेटलैंड, ये रामसर कन्वेंशन क्या हुआ था, रामसर साइट्स क्या है, उसमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या आता है। उसके बाद में अगेन अलग अलग मैंने इनको ये भी दिए थे कि भैया इस पे कभी कभी यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ लेती है तो सारे के सारे रामसर साइट जो है वो अच्छे से जरा पढ़ लो, बिकॉज यूपीएससी डेफिनेटली इन पे क्वेश्चन पूछने वाली। तो इवन सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट आपके रामसर साइट्स है उनका सबका डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि ये लेक है क्या है किसके लिए फेमस है, तो गाइज वो आपको भी मिल जाएगा। ओके तो अब आपके सामने मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 and 3 है। बिकॉज इसमें क्या पूछ रहा है, अंडर रामसर साइट इट इज मैंडेटरी, पहली बात मैंडेटरी पे ध्यान दो, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व सही है, बट ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अरे भैया जितनी रामसर साइट में उतनी करेंगे हम लोग, क्यों हम लोग ऑल कवर करेंगे। तो इसके लिए इसका 1 आपने उड़ा दिया, 1 उड़ाते ही आपके पास में बचता है या तो सी या फिर बी। ओके बट दोनों के भी डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट यहाँ पे दिए हुए हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका आ जाता है बी। बिकॉज 3 तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया ना, इसका मतलब 3 में अगर आपको कंफ्यूजन भी था कि इनकम पासेस द ड्रेनेज एरिया वगैरह, लॉजिकली भी सही है और उसके अलावा ये ऐसे भी करेक्ट है। एंड नो डाउट इंडिया फिर रूल्स तो आपके फ्रेम करेगा ही, और वो रामसर कन्वेंशन के हिसाब से फ्रेम करने वाला है। फिर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में मैंने क्या तो ये क्या है आपका, ये है आपका एग्रीकल्चर सॉइल रिलीजेस द नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आजकल नाइट्रोजन पोल्यूशन जो काफी ज्यादा चर्चा में है, तो नाइट्रोजन पोल्यूशन आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। आजकल इवन मैंने जो मेरे करंट अफेयर्स जो स्पेशल क्लासेस वगैरह लिए हुए हैं, मैंने बताया कि आईपीसीसी ने भी ये वाली रिपोर्ट जो है वो जनरेट की हुई थी, और उसमें जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली है इवन उसमें भी इंडिया ने कुछ स्पॉन्सर किया था कि नाइट्रोजन पोल्यूशन को हम लोग रोक सके। तो ये सब लोग जो है वो नाइट्रोजन पोल्यूशन पे काम कर ही रहे हैं, तो उसी पे यूपीएससी ने 2019 में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था। मुझे इतना पता है कि कैटल जो है वो अमोनिया रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, तो 2 इसमें आना ही आना है। ठीक है उसके बाद में एग्रीकल्चर सॉइल जो है वो भी आपका नाइट्रोजन रिलीज करने वाला है एनवायरमेंट में, ऑब्वियसली बिकॉज नाइट्रोजन फिक्स होगा। नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद में वो सॉइल में जो भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट है अलग अलग एनारोबिक एरोबिक बैक्टीरियाज, उसके बाद में आपको पता होगा डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज वगैरह होता है, वो अगेन आपके नाइट्रोजन को फ्री करते हैं। ओके तो कभी कभी उनसे नाइट्रोजन की जगह पे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आपकी आ जाती है, तो 1 भी मुझे पता था कि करेक्ट है, तो 1 और 2 दोनों करेक्ट होने की वजह से ऑटोमेटिकली पोल्ट्री का है नहीं है मुझे नहीं पता था, बट मैंने बोला कि यार ये भी नाइट्रोजन का हो गई, और मैंने इसके लिए आंसर लगा दिया डी। ओके और ये आई थिंक आपका द हिंदू में ऑलरेडी कवर था कि नाइट्रोजन एमिशंस आर गोइंग अप, और ये था आपका जून 2018 का न्यूज, और उसमें सब कुछ उन्होंने दिया था, कैटल एमिशंस हो रहे हैं, आपके फर्टिलाइजर हो रहे हैं, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज कर रहा है, और पोल्ट्री इंडस्ट्री वगैरह रिलीज कर रहे हैं, तो ये सब इसमें ऑलरेडी कवर्ड ही था। बट ये अगर आपने मिस भी किया हो तो भी आप लोग कंप्लीटली लॉजिक के बेसिस पे आप लोग जो है इसका आंसर लगा सकते हो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका अलियार, ईसापुर एंड कंग्सबत्ती। अगेन इसमें जो है गाइज आपको थोड़ा सा अगेन लॉजिक ही आपको लगाना है। अलियार वगैरह जो है यूरेनियम डिपॉजिट्स वहां पे रिसेंटली डिस्कवर हुए, ऐसा है क्या? अगर इतनी बड़ी न्यूज होती तो पक्का आप लोग पढ़ ही लेते हैं, मैंने बोला भैया ये तो नहीं है पक्का। उसके बाद में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
ऐसा कभी भी रेन फॉरेस्ट के नाम इतने बड़े बड़े नहीं सुने। इनफैक्ट मैंने ये अलियार, ईसापुर वगैरह जो है इनको बहुत अच्छे से सुना था कहीं तो भी, जब हिस्ट्री वगैरह में पढ़ रहा था तब। तो इसके लिए मैंने इसका आंसर जो है वो वाटर रिजर्वायर लगाया। अंडरग्राउंड केव सिस्टम, मे बी सी और डी में थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज था, बट मैंने फाइनली इसका आंसर जो है वो डी ही लगाया, और डी ही इसका करेक्ट आंसर भी था। और इसको कवर किया था आपके डाउन टू अर्थ मैगजीन ने। उन्होंने बताया था कि हम लोग वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमारे जो ओल्ड स्ट्रक्चर हुआ करते थे, जैसे आपका अलियार तमिलनाडु का हो गया, या फिर आपका ईसापुर जो है वो महाराष्ट्र का सिस्टम हो गया, या आपका कर्नाटका का और कोई सिस्टम हो गया, तो ये सब जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के वाटर रिजर्वायर के सिस्टम्स है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत, मुझे मेरे पैसिव माइंड में मुझे पता ही था, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डाउन टू अर्थ मैगजीन को कवर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके कुछ कुछ आर्टिकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इसको निग्लेक्ट मत कीजिए, और इसको भी कवर करते रहिए टाइम टू टाइम। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, और क्वेश्चन नंबर 43 भी मैंने मेरे जो पिछले साल की यूपीएससी की जो बैच थी उनको मैं क्वेश्चन पेपर्स भी बना के दे रहा था, तो उस क्वेश्चन पेपर में मैंने ये क्वेश्चन उनसे पूछा हुआ था और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने उनको दिया हुआ था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 and 3 है, और बाकी आप लॉजिक से भी इसका लगा सकते हो कि HCNG जो है उसमें क्या हो रहा है, आपका ऑलमोस्ट 20% जो है आप लोग हाइड्रोजन यूज कर रहे हो, और बाकी का आपका CNG आप लोग यूज कर रहे हो। तो ये आपका 20% जब आप लोग यूज कर रहे हो, तो हाइड्रोजन थोड़ी सी एक्सपेंसिव गैस होने की वजह से वो लेस एक्सपेंसिव नहीं होने वाली, इतना तो मुझे पक्का पता था। तो 4 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। 4 को एलिमिनेट करते ही आपके पास में 1 ओनली या फिर 2 and 3 ओनली आता है। अब उसमें मुझे ये पता है कि भैया 20% एक रफ इतना तो भी हम लोग लेते ही हैं। तो HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन, एंड हाइड्रोजन अप टू 1/5 जो है वो बाय वॉल्यूम इसमें ब्लेंड किया जाता है। ये मुझे पता था। मैं बोला भैया 1, अब अगर मेरा करेक्ट, मुझे कंफ्यूज भी हूं तो भी मैंने हटा दिया, और इसका करेक्ट आंसर मैंने बी लगा दिया, बिकॉज द मेन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ HCNG इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस। भैया एलिमिनेट आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप लोग सिर्फ रिडक्शन कर सकते हो। ओके, अगर आप कंफ्यूज भी थे तो भी याद रखो, आप लोग सिर्फ रिडक्शन कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। एलिमिनेट करना, क्योंकि CNG में भी तो आपके कुछ ना कुछ कार्बन कंपोनेंट रहने ही वाले हैं फाइनली। ओके, ये क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में मतलब आपका कार्बन के कंपोनेंट आपके आने ही वाले हैं, तो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके आएंगे ही, एलिमिनेट तो आप नहीं ही कर पाओगे, ज्यादा आप लोग रिड्यूस कर सकते हो। इसलिए फर्स्ट उड़ा दिया, और इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अब हम लोग अगेन यहाँ पे, अगर आप लोग चाहो तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि CNG और हाइड्रोजन CNG में क्या फर्क वगैरह है। तो ये मैंने अपने क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछा भी था। इसके अलावा मैंने हमारे पिछले साल के जो स्टूडेंट्स थे उनको सिखाया भी था। फिर क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, और ये अगेन आपका बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ड्यू ड्रॉप्स जो है वो क्यों फॉर्म नहीं होते हैं क्लाउड नाइट्स के अंडर में? बिकॉज सिंपल है, क्लाउड नाइट्स अगर आपके होंगे तो क्या होने वाला है, आपका जो हीट जो है वो जो एलिमिनेट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, ये वापस आपका नीचे ही रिफ्लेक्ट हो जाने वाला है। नीचे रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो वार्म रहेगा, तो ऑब्वियसली फिर आपका नहीं बनने वाला है। ओके, क्योंकि आप रेडिएट ही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्लियर स्काई चाहिए। क्लियर स्काई होगा मतलब क्या, आपकी धरती जो है वो पूरी की पूरी हीट एलिमिनेट कर देगी, और ये जो है ये पूरी की पूरी कोल्ड हो जाएगी, और कोल्ड होने के बाद में ड्यू पॉइंट पे आपका ड्यू ड्रॉप जो है वो बन जाएगा। ओके, तो इसके लिए अगेन ये बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप सबको ऑलरेडी इतना तो ज्योग्राफी आता ही होगा, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर बी है, बिकॉज क्लाउड्स रिफ्लेक्ट ओके बैक द अर्थ रेडिएशन, अगर आपके क्लाउडी नाइट्स होते हैं तो, इसलिए वहां पे ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनता है। 45th नंबर क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, और पॉलिटी मैं हमारे HV देसाई में सिखाता हूँ, और मेरी पूरी की पूरी बैच भी वहां पे चलती है। पॉलिटिकल साइंस भी मैं सिखाता हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से मेरे स्टूडेंट्स को ये सब करवाया हुआ था। 99th अमेंडमेंट वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ था, और मैंने उनको बताया भी था कि 99th अमेंडमेंट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटिंग कमीशन जो है उसको उन्होंने हटा दिया था। तो ये मेरे क्लास में ऑलरेडी सिखाई हुई चीज थी। तो 2 जो है वो आपका करेक्ट होने वाला था, लेकिन अब अगेन लॉजिक, मैं हर बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ लॉजिक यूज कीजिए। 44th अमेंडमेंट में प्राइम मिनिस्टर को जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड आप रखने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कितना बड़ा काम कर रहे हो। इनफैक्ट इसको अगर 44th अमेंडमेंट हुई भी तो मतलब क्या हुआ है, ये आपकी कब हो रही है, नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद हो रही है। नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद अगर हो रही होगी तो उसमें आप लोग ऐसा करने वाले हो क्या? आंसर इज नो। तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, और ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ये चर्चा में भी था, बिकॉज उस टाइम पे
उस टाइम पे एक तो नो डाउट मैंने मेरे करंट अफेयर्स के बैच में सिखाया हुआ था। रीजन बीइंग वेंकैया नायडू ने उस टाइम पे रिजेक्ट किया था जो सीजेआई को इम्पीच करने की बात कर रहे थे। तो ये अप्रैल 24 की न्यूज थी 2018 की। तो ये मैंने ऑलरेडी मेरे सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से कवर करवाया हुआ था। और अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपका जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह होगा या स्पीकर ऑफ द हाउस वगैरह होगा, वो उसको रिजेक्ट वगैरह नहीं कर सकता। ओके, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तो आपका द मोशन टू इम्पीच द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर, आंसर इज नो। यहाँ पे वेंकैया नायडू ने सोचो, इन्होंने तो राज्यसभा में अगर रिजेक्ट किया है तो लोकसभा के स्पीकर के पास में तो और पावर होंगे। वन कोड आया, आपके पास में बचा 3 ओनली एंड 3 and 4 ओनली, मतलब आपका सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपका कि क्या है इन कैपेसिटी वगैरह। और उसके बाद में आपका बचता है कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो 3 तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। ओके, अगर आप लॉजिक लगाओ तो 3 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। आपको पता नहीं है एक्ट जो है वो 1968 का है या मे बी 1956 का है, फिर भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। आपको सिर्फ देखना था फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। इफ द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जज इज टेकन अप फॉर द वोटिंग, तो लॉ रिक्वायर्स की मोशन जो है इट मस्ट बी बैक बाय द ईच हाउस। ओके, कितना, और उसको सपोर्ट करना होगा आपको मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और उसके अलावा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब आपको स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो लगने वाली है, जो अगेन मैं अपने करंट अफेयर्स और पॉलिटी के बैच में जो है वो हर बार आपको बताते रहता हूँ। तो वही था आपका 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा, प्लस आपका मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप से भी आपका ज्यादा लगेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट था, इसके लिए इसका आंसर जो है वो 3 and 4 बनता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पर, और क्वेश्चन नंबर 47 था आपका कि 9th शेड्यूल जो है वो आपका कब लाया गया। तो ये ऑलमोस्ट फर्स्ट अमेंडमेंट में ही सबसे पहले हम लोग 9th शेड्यूल लेके आए। क्यों लेके आए? बिकॉज लैंड रिफॉर्म की वजह से हम लोग जिन जिन लोगों की लैंड उठा के ले रहे थे उन लोग अपना, बिकॉज आपको पता होगा आपका ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाए जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे तो नेहरू जी परेशान हो गए, और इसके लिए उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट में ही अपना 9th शेड्यूल लेके आए थे। अगेन ये आप लोग अगर संविधान जैसी सीरीज अगर आप लोग देखो, या फिर आप लोग प्रधानमंत्री जैसी सीरीज देखो, या अगर आप लोगों ने मेरे एच देसाई के अगर आप लोगों ने मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स अटेंड किए, आप सबको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। और इसका करेक्ट आंसर जो था वो था जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग आते हैं आज के 48th क्वेश्चन पे। तो ये है आपका कोल सेक्टर से रिलेटेड। मैं अगेन बताना चाहता हूँ कि ये मेरे ही स्लाइड से है, बिकॉज मैंने मेरे स्लाइड में बताया हुआ था कि हमारे यहाँ पे कोल जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो कहीं पे भी कोल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, उसके अलग अलग मैंने ग्रेड जो है वो इमेज के साथ में उनको सिखाए थे। और मैंने बोला था कि हमारे यहाँ पे एंथ्रासाइट कोल जो है वो है ही नहीं, इनफैक्ट बहुत ही कम है, इसलिए हमको ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया जो है इसलिए हमको कोल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। ये मैंने मेरे करंट अफेयर्स में सिखाया था। तो अगर जिन जिन लोगों ने उसको अच्छे से ध्यान से सुना होगा उन लोग थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड द कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द कोल प्रोडक्शन। ऑब्वियसली आंसर इज नो। तो 3 को जैसे ही आपने एलिमिनेट किया, आपके पास में सिर्फ एक ही आंसर बचेगा, और वो है ए। अब आपको पता नहीं है कोल ब्लॉक जो है वो अलोकेट लॉटरी पे हो रहे हैं नहीं हो रहे, पता नहीं है। मतलब वैसे तो आपको पता है कि लॉटरी के बेसिस पे नहीं है, इनफैक्ट ये ऑप्शन के ही बेसिस पे है, बट स्टिल कंफ्यूज हो, आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। और इसका करेक्ट आंसर है कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर एक ही बनेगा, और वो बनेगा आपका ए। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, और क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से डील करता है। और ये भी गाइज मैंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत अच्छे से मेरे करंट अफेयर्स के बैच में सिखाया हुआ है। कहीं पर भी ओके, ये सिर्फ इतना याद रखना, अभी 5 टाइम अमेंड हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं डिफाइंड है। ये मेरे बैच में मैंने बहुत अच्छे से बार बार मार मार के सिखाया हुआ है, और लोगों ने वही किया, उन्होंने ये वाली चीज उनको याद आई, उन्होंने इसको एलिमिनेट किया, और करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही आता है उसका 1 and 2 ओनली। अब गाइज हम लोग आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें आपसे पूछा है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका ट्राइबल लैंड जो है वो प्राइवेट पार्टीज को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, अगर किया भी तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे अगर 5th and 6th शेड्यूल दिया होता तो आप लोगों की बैंड बज जाती, लेकिन यूपीएससी इतनी तो दिमाग वाली है ही, उन्होंने 6th शेड्यूल कहीं नहीं दिया। ये सारे शेड्यूल आप लोग हटा सकते हो। आपको ये मतलब ये तो 100% जो करेक्ट आंसर आने चाहिए, मतलब टाइप ए वाले कैटेगरी में ये आते हैं, तो ये तो आपका करेक्ट होना ही होना था। तो ये था 50th क्वेश्चन, एंड दिस वाज आल्सो टॉट इन माय करंट अफेयर्स क्लास एज वेल एज माय पॉलिटी का बैच। ओके, सो दिस वाज अबाउट हमारे पहले 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और अब जो है गाइज अगले 50 क्वेश्चंस अगले
यूट्यूब के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आपका 51 से लेके 100 तक हम लोग आगे कवर करेंगे। उसमें भी हम लोग ऐसे ही उसका सोर्स में भी क्या है, या अगेन इसमें क्या लॉजिक वगैरह हम लोगों ने लगाना चाहिए था, कैसे कैसे हम लोगों ने किस चीज को एलिमिनेट करना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर वगैरह क्या है, और किस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। गाइस देखो, सिंपल है, आप यूपीएससी के साथ में बैटल करना चाहते हो, यूपीएससी के साथ में अगर आप बैटल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एनिमी क्या है। आपको कैसे पता चलेगा आपका एनिमी क्या है? वो इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चलेगा, और दूसरा आपको पता चलेगा उसके सिलेबस से। इसलिए इनको बहुत अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन सम स्टूडेंट्स वर नॉट मोटिवेटेड इनफ, तो मैंने अब आप लोगों को मोटिवेट कर दिया, और अब आप लोग ये सारे के सारे वीडियोस अच्छे से देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में गाइज इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बार वापस आपको याद दिला दूं, हमारे जो है वो अलग अलग बैचेस आ रहे हैं 2021 के लिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 आ गया है 2021 के लिए। पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें हम लोग पूरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ हम लोग कवर करवाते हैं। हमारे पास में बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज है एचवी देसाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर में। नीरव सर जैसे टीचर हैं जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, एथिक्स, उसके बाद में आपका इकोनॉमी, ये सब कवर करवाएंगे। सुमित कोंडे जैसे सर हैं जो आपका एनवायरमेंट एंड आपका ज्योग्राफी वगैरह बेस्ट कवर करवाएंगे। गाइज मैं हूं वहां पे, आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ ही जाएगा। सो गाइज जितना हो सके आप लोग जो है वो ज्वाइन कीजिए, और हमारी ऑलरेडी ऑनलाइन बैचेस जो है वो अलग अलग चल रही है। अपने फ्रेंड्स को अभी के अभी हो सके तो रिकमेंड कीजिए कि हमारा एनसीईआरटीज अभी हम लोग सिखा रहे हैं, और वो 25 मई को शुरू हो गई है। यूजुअली 4 से 6 के टाइम पे हमारा ये सब होता है। पहले 5 लेक्चर सबके लिए फ्री है, आप में से किसी को भी अटेंड करना है कर सकते हैं। तो बस इतना ही बोलने के बाद में मैं आप सबसे विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और जितना आप लोग शेयर कर सकते हो उतना कीजिए, और पूरी की पूरी 10 लेक्चर की सीरीज को आप लोग जो है वो कवर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। ओके, चलो, जय हिंद, जय भारत।